यहाँ पर समताप रेखाएं देख रहे थे। मानचित्र पर काव्यतल पर समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती हुई जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती उन्हें समताप रेखाएं या आइसोथर्म्स कहा जाता है। ठीक है ना? हम ये समताप रेखाएं क्यों खींचते हैं? क्योंकि हम इसमें क्षैतिज रूप में तापमान के वितरण को स्पष्ट करना चाहते हैं। क्षैतिज रूप में तापमान के वितरण को स्पष्ट करने से क्या मतलब है? तो हम इस तरह से देख सकते हैं। मान लीजिए हमने किसी भी महीने का तापमान का यहाँ पे डेटा लिया और अगर तापमान का डेटा लिया तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जा रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में अगर हम जा रहे हैं तो कहाँ कहाँ कितना कितना हमको तापमान प्राप्त हो रहा है। तो अभी देख रहे हो कि यहाँ पर जो समताप रेखाएं ड्रॉ की गई हैं वो पूर्व से पश्चिम, आप इसे पश्चिम से पूर्व भी कह सकते हो। हमने पहले कहा कि अर्थ जब रोटेट करती है तो पश्चिम से पूर्व रोटेट करती है और सूर्य का प्रकाश पूर्व से पश्चिम की ओर आता है। क्योंकि सूर्य तभी तापमान का आधार है तो हम यहाँ पर जिधर से सूर्य तक फैलता है उस हिसाब से हम डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे पूर्व से पश्चिम कहें तो ये ज्यादा बेटर कंडीशन होती है। तो यह पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई समताप रेखाएं हैं और अभी देखो ये बिल्कुल सीधी रेखा नहीं है, ये खींची तो गई है अक्षांश की ही दिशा में, अर्थात जिस दिशा में अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि अक्षांश रेखाओं के अनुदिश खींची जाती हैं। अंग मतलब जिस तरफ कोई चीज जा रही है, दिश मतलब दिशा। अक्षांशों की दिशा अक्षांश रेखाओं की दिशा के अनुरूप ही खींची गई है। लेकिन दूसरी बात थी कि ये अक्षांश रेखाओं के संपाती नहीं होती हैं। देखिए टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी क्यों होती है? क्योंकि विभिन्न स्थानों का तापमान एक समान हो इसकी कोई गारंटी नहीं है और ऊपर से जल और स्थल हो तब तो तापमान में अंतर पक्का होने वाला है। तो कोई भी समताप रेखा यहाँ सीधी नहीं होती बल्कि इसका टेढ़ापन यहाँ पर क्या है, बना रहता है। दूसरी चीज हमने यहाँ पर आपको बताई थी कि अगर दो समताप रेखाएं हैं तो इन समताप रेखाओं के बीच की दूरी प्रदर्शित करेगी क्या आखिरकार यहाँ पर तापमान परिवर्तन की दर क्या है। तो हमने तापमान परिवर्तन की दर को ही ताप प्रवणता थर्मल ग्रेडियंट कहा था और ये कहा था कि अगर पास पास है तो यहाँ पर ताप प्रवणता क्या है, ज्यादा होगी और अगर दूर दूर है तो यह कम ताप प्रवणता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब उसका एक पॉइंट और लिख लो। मान लीजिए अगले नंबर देख लो। मान लो यह स्थल भाग है, ये लैंड पोर्शन है और ये महासागरीय क्षेत्र ओशियानिक पार्ट और ये इक्वेटर, लेट अस ज्यूम इक्वेटर, और यह एक स्थलीय भाग है, यह भी स्थलीय भाग है और ये यहाँ पर महासागरीय। अब ये मान लो नदर हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर और हमने तो मंथ यहाँ पे ले लिया, मान लो जनवरी ले लिया। अभी आगे बात करते हैं कि इन्हीं मंथ्स को हम क्यों लेते हैं। मान लो जनवरी महीने में हमें किसी भी स्थान के औसत तापमान की एक समताप रेखा ड्रॉ करनी है। अब जनवरी है तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी? शीत ऋतु, जो हमें आपको फील होती हो। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी? उससे उल्टा हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। अब मान लो हम यहाँ पे कोई समताप रेखा खींचना चाहते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा है। तो हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाले स्थानों को मिलाना शुरू किया और करते करते स्थल के बाद हम सागर पे आ गए। तो क्या इस 10 डिग्री रेखा के ठीक सामने महासागर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और हमको ये पता है कि स्थल भाग जल्दी ठंडे और जल्दी गर्म होते हैं। तो सर्दी है तो स्थल भाग जल्दी ठंडा हो गया होगा और जबकि इसकी तुलना में अभी जलीय भाग क्या होगा? गर्म बना होगा। तो अब ये बताओ 10 डिग्री सेंटीग्रेड के सामने तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा, इस वक्त स्थल भाग का तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा। इसको क्लियर है नहीं वाली बात? तो अब यहाँ जब तापमान ज्यादा है तो मतलब मान लिया यहाँ पे 11 डिग्री सेंटीग्रेड मिल रहा है, लेकिन यह रेखा कहां से गुजरेगी? जहां तापमान कितना हो, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये बता सकते हो क्या कि अगर यहाँ सामने 11 डिग्री है तो 10 डिग्री हमको ऊपर मतलब ध्रुव की ओर जाने को मिलेगा कि विषुवत रेखा की ओर? अब ये देखना होगा कि कहां चलने पर तापमान बढ़ेगा, कहां चलने पर तापमान घटेगा। हमेशा ये तय है कि अगर हम विषुवत रेखा की ओर चलते हैं तो तापमान बढ़ता है और ध्रुव की ओर चलते हैं तो तापमान घटता है। इसका मतलब अगर ये 10 मिला है और यहाँ सामने ये ज्यादा होगा क्योंकि जल स्तर के तापमान में अंतर होता है तो सर्दियों में जल थोड़ा गर्म बना रहता है। तो इसलिए यहाँ 11 डिग्री है और हमको 10 डिग्री से गुजरना है तो निश्चित रूप में 10 डिग्री वाला क्षेत्र कहां मिलेगा? ध्रुवों की तरफ। कहां मिलेगा? ध्रुवों की तरफ। अब हम यहाँ से मान लो चले ऐसे करके, ये 10 डिग्री है तो महासागर पर 10 डिग्री है तो स्थल भाग पर आएंगे तो फिर हमको 10 डिग्री नहीं मिलेगा। स्थल भाग पर क्या मिलेगा? 10 डिग्री से कम मिलेगा, कम, राइट? जल्दी याद रखना, 10 डिग्री से कम मिलेगा। तो इसका मतलब है अगर हम ये सामने आएंगे तो यहाँ 9 डिग्री मिलेगा, मान लिया, राइट? लेकिन हमको कहां से गुजरना है? 10 डिग्री। तो अब हम स्थल भाग में आए तो किधर मुड़ेंगे? विषुवत रेखा की ओर। अब हम यहाँ मुड़ जाएंगे, ऐसे मान लो, देखो। इसका मतलब है कि जब समताप रेखाएं स्थल से सागर या सागर से स्थलीय भाग में प्रवेश करती हैं तो वे अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती हैं, राइट? अब ये सीधी नहीं रह पाएंगी, विचलित हो जाएंगी। तो विचलन क्या होगा? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ के हिसाब से लिख सकते हैं कि शीतकाल में जब समताप रेखाएं स्थल से सागर की ओर आती हैं तो ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं और सागर से स्थल की ओर आती हैं तो विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाती है। ये बात क्लियर? तो आप नीचे देख लें, अब नीचे गर्मी है, राइट? तो हम देख लें गर्मियों में क्या हो रहा होगा। अगर ये गर्मी है और यहाँ से फिर मान लो आप 10 डिग्री का ड्रॉ कर रहे हो, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ बताओ सामने 10 डिग्री प्लस मिलेगा कि माइनस? माइनस मिलेगा, राइट? क्योंकि गर्मी है तो ज्यादा गर्म होगा। और हम किधर मुड़ जाए? विषुवत रेखा की ओर। अब यहाँ चले गए मान लो, अब हम यहाँ पर आएंगे तो हमको ज्यादा मिलेगा, मान लो 10 डिग्री की है, ज्यादा मिलेगा तो किधर जाना पड़ेगा? ध्रुवों की ओर। तो हम यहाँ से नियम बना सकते हैं कि अगर ग्रीष्मकाल में समताप रेखाएं खींची जाती हैं तो स्थलीय भाग से सागर की ओर आने पर विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाती हैं और सागर से स्थल की ओर आने पर ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं। इसीलिए समताप रेखाएं यहाँ पर सीधी नहीं हो सकती हैं, समताप रेखाएं क्या होंगी? टेढ़ी मेढ़ी पाई जाती हैं। अब अगर कहीं पर महाद्वीप ज्यादा हो, महाद्वीपों के साथ साथ महासागर महाद्वीप मिल रहा हो तो वहां पर और कोई ऐसी जगह हो जाके सागर हो तो सागर वाले क्षेत्र में सीधी होंगी और जबकि जहां महाद्वीप और महासागर का वितरण असमान हो जाएगा, वहां चेंज होगा तो वहां पर समताप रेखा क्या होगी? बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि समताप रेखा ज्यादा कहां टेढ़ी मेढ़ी होगी? उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में? तो उत्तरी गोलार्ध में क्यों होंगी? क्योंकि वहां महाद्वीप ज्यादा है, महाद्वीप महासागर का वितरण देखो। और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री के बाद तो केवल क्या है? ऑलमोस्ट महासागर है। तो वहां जब एक ही जैसा स्थल एक ही जैसी सरफेस है, सतह है, तो वहां पर टेढ़ापन बहुत ज्यादा हमें प्राप्त नहीं होगा। और जल्दी जल्दी तापमान कहां चेंज हो सकता है? महाद्वीपों पर कि महासागरों पर? महाद्वीपों पर। और जब जल्दी जल्दी तापमान चेंज होगा तो वहां समताप रेखाएं पास पास भी होंगी क्योंकि शीघ्रता में तापमान चेंज हो रहा है। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में समताप रेखाएं पास पास और अधिक टेढ़ी मेढ़ी पाई जाती है।
स्टेटमेंट अगर आता है असर्शन रीजन कुछ भी स्टेटमेंट आता है जिसके साथ आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जब समताप रेखाएं स्थल से सागर अथवा सागर से स्थल में प्रवेश करती हैं, तब तापमान में अंतर के कारण ये मूल मार्ग से विचलित हो जाती हैं, ओरिजिनल पाथ से मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। शीतकाल में स्थल से सागर की ओर जाने पर ध्रुवों की ओर तथा ग्रीष्मकाल में विषुवत रेखा की ओर समताप रेखाएं विचलित होती हैं। हमने एक लिखा दिया है स्थल से सागर से स्थल, आपका अंदाजा होना चाहिए, है ना। यूपीएससी हो सकता है सागर से स्थल पूछ ले स्टेटमेंट, तो उतना वेरिएशन आप कर लोगे, है ना। हम आप पे भरोसा करना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपीयता के कारण समताप रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत पास और अधिक टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। अगर हम नॉर्मली देखें इक्वेटर है, उत्तरी गोलार्ध देखो, थोड़ा सा डायग्राम डिम है, थोड़ा प्लीज कोशिश करो आंखें फैला के दिख जाएगा कुछ, है ना। अब यहाँ पे देखो ये ज्यादा पास है और टेढ़ी मेढ़ी है, राइट। जहां पर महाद्वीपीयता ज्यादा है उसमें ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, और नीचे वाले देखो दक्षिणी गोलार्ध में नीचे तक आप ऑलमोस्ट क्या है, सीधी हो गई है ना। तो ये डिपेंड करता है कि स्थल और सागर का वितरण का स्तर कैसा है, उस हिसाब से हमको यहाँ पे वेरिएशन प्राप्त हो जाता है। एक दूसरी चीज और देखो, इक्वेटर है तो इक्वेटर के पास 25 डिग्री की समताप रेखा है, फिर 20 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री एंड सो ऑन। इक्वेटर से जब हम दूर जा रहे हैं, ध्रुव की ओर जा रहे हैं, तो समताप रेखाओं के मान में कमी आ रही है, और निश्चित तौर पर कमी आएगी, क्योंकि विषुवरेखीय क्षेत्र की तरफ तापमान ज्यादा होगा, तो हमें निश्चित ही समताप रेखाएं या समान तापमान वाले जो क्षेत्र मिलेंगे उनका टेंपरेचर क्या होगा, हाई होगा, और ध्रुव की ओर टेंपरेचर में कमी आएगी, तो कम मान वाली समताप रेखाएं हमको ड्रॉ करनी पड़ेंगी। एक विशेषता केवल आती लिखेंगे पॉइंट, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर समताप रेखाओं के मान में कमी आती है। नेक्स्ट पॉइंट, समताप रेखाएं किसी स्थान को सागर तल पर मानकर खींची जाती हैं। अगर ये उस स्थान का वास्तविक तापमान प्रदर्शित नहीं करती हैं। वास्तविक मतलब जो वहां पे होना चाहिए, ये मतलब है जो वहां पर होना चाहिए, वास्तविक तापमान प्रदर्शित नहीं करती हैं। अब वहां है 20 डिग्री वास्तव में, लेकिन हमने अगर उसको सागर तल पे कर दिया तो वो वैल्यू 20 डिग्री से क्या हो जाएगी, वेरी कर जाएगी। जैसे जो मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो यहाँ पर कोई स्थान है, यहाँ पर सागर तल से 1650 मीटर की ऊंचाई पर है, यहाँ का तापमान कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन हम यहाँ से 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा नहीं गुजारेंगे। हमने पहले ही कसम खाई है पहली लाइन में कि सागर तल पर हर एक स्थान का तापमान पहले कहां ज्ञात करेंगे, सागर तल पर, फिर जो उसका सागर तल पर तापमान है उसी वैल्यू की समताप रेखा क्या है वहां से गुजरेगी। तो अगर इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड शो कर रहा है तो इसका ये वर्तमान का वास्तविक तापमान है, लेकिन हम सागर तल पे ले आएंगे तो सागर तल पर इसका मान कितना हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि 20 डिग्री सेंटीग्रेड कितने मीटर की ऊंचाई पर है, 1650 मीटर, और 165 मीटर की ऊंचाई पर कितना डिग्री कम हो जाता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। अर्थात अगर हम सी लेवल पे काउंट करें तो इसका टेंपरेचर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और जबकि वास्तविकता में कितना है 20 डिग्री, राइट। सारी खेती वगैरह सारे यहाँ के लोग जो मौसमी दशाएं अनुभव करेंगे वो सागर तल के तापमान के कारण करेंगे, यहाँ के तापमान के कारण, और जबकि मैथ में सोचा कि यहाँ का तापमान कितना है 30 डिग्री, और वहां का सर्दी लग रही है 20 डिग्री है, राइट। तो यह किसानों आदि के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है, यह उपयोगी है केवल भूगोलवेत्ताओं के लिए जो तापमान के क्षैतिज वितरण को समझने का प्रयास कर रहे हैं या तापमान के क्षैतिज वितरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो यह उनके लिए महत्वपूर्ण है। यह सैद्धांतिक ज्यादा है, व्यवहारिक कम है, ठीक है। तो यहाँ पर यह भूगोलवेत्ताओं को पूरी पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रकट करने का एक तरीका है, क्षैतिज वितरण को प्रकट करने का एक तरीका है, क्योंकि यह सी लेवल आइडियल कंडीशन पर चीजें दी गई हैं जहां ऊंचाई आदि सभी प्रभावों को निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तीनों के अपने पास समताप रेखाएं। अब दो चीजें आप समझते हैं, पहले फिर इसमें लिखेंगे, लिखना मत पहले समझना। एक है यह तापमान विसंगति, थर्मल एनोमैली,
दूसरा है स्पष्टता, थर्मल लाइन, तापमान शिथिलता तक एकदम ज्यादा है, तापमान शैथिल्य भी कह सकते हो। तापमान शिथिलता, तापमान विसंगति और तापमान शिथिलता, दो यहां पर टर्मिनोलॉजीज हैं, आपको ध्यान रखना होगा। तापमान विसंगति, अब यहां पर समझ लो, जैसे कोई बच्चा डिस्ट्रिक्ट एकेडमी ले लेगा और कहे कि हमको एसएससी निकालना है और इसी क्लास में बैठे सबका पढ़े, है ना, तो उसका अध्ययन और उसका टारगेट उसके साथ संगत लग रहा है कि असंगत लग रहा है? असंगत लग रहा है, मतलब जो दी गई परिस्थितियों के साथ मैच न करे वो असंगत है ना, और जो मैच कर जाए वो सुसंगत है, संगत है, ठीक है। जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है उनकी संगति हो जाती है, नहीं तो फिर विसंगति हो जाती है, झगड़ा हो जाएगा, मित्रता हो जाएगी। तो सेम चीज है, अगर मान लो कोई लैटिट्यूड है, मान लो 10 डिग्री का 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, और यहाँ जो सूर्य की किरणों के कोण के कारण जो यहाँ का वार्षिक औसत तापमान है, लेकिन जो मान रहे हैं वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन यहाँ पर कोई स्थान x है, उसका वार्षिक औसत तापमान मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या इस स्थान x का औसत तापमान अपने अक्षांश रेखा के औसत तापमान से मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। तो यह तापमान विसंगति, थर्मल एनोमली, अर्थात या ऊंचाई का फैक्टर हो या सतह का फैक्टर हो या कुछ पवनों के सहारे हो। जैसे भारत के उत्तर के मैदानों का जितना तापमान होना चाहिए, तापमान उससे ज्यादा होता है। क्यों? हिमालय में होता ना तो अपना उत्तर का मैदान मरुस्थल होता, मैदान नहीं होता, मरुस्थल होता है सब कुछ। सारी तो साइबेरिया की हवाएं आ जाती, मानसून कौन रोकता? सब क्रॉस कर जाते हैं सब, लेकिन हिमालय की उपस्थिति के कारण साइबेरिया की ठंडी हवाएं एंट्री नहीं कर पाती। तो उन्हीं अक्षांशों पर विश्व के जो अन्य क्षेत्र हैं और उसके साथ जो भारत का वो क्षेत्र है, दोनों की हम तुलना करें तो भारत के इस क्षेत्र का तापमान थोड़ा सा क्या है, आगे हो जाता है, आगे हो जाता है, ऊपर हो जाता है, राइट। तो जब किसी स्थान का तापमान अपने अक्षांश के औसत तापमान से मेल नहीं खाता है, औसत तापमान से सुमेलित नहीं होता है, तब यह स्थिति तापमान विसंगति की होती है। और जब स्थान का तापमान औसत तापमान से कम होता है तब यह ऋणात्मक विसंगति होती है, और स्थान का तापमान ज्यादा हो जाता है तब यह धनात्मक विसंगति होती है। इतनी बात समझ? तो गर्मियों में स्थलीय भाग किस विसंगति का होंगे? गर्मियों में धनात्मक, जबकि जलीय भाग ऋणात्मक, सर्दियों में उल्टा, सर्दियों का रहेगा उल्टा। और इस विसंगति का हम उपयोग क्या करते हैं? इस विसंगति का उपयोग इस क्षेत्र के नियोजन में किया जाता है, अर्थात इस क्षेत्र का तापमान कितना कैसे डिफर होता है, उसी आधार पर यहाँ की सारी गतिविधियां और यहाँ के विकास की रणनीतियों को बनाने में सहायता प्राप्त होती है। इसलिए तापमान विसंगति एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हो जाता है। तो मेरे तापमान विसंगति समझ गए। दूसरी चीज है तापमान शिथिलता। हमें यह पता है कि किसी भी स्थान पर जो तापमान होता है वह उस स्थान पर 1 घन मीटर वायु के तापमान के समतुल्य होता है। अब अगर दैनिक रूप में देखें तो ये कोई अगर स्थान है तो ये दोपहर के 12 बजे सीधी सूर्य की किरणें प्राप्त करेगा, अर्थात अभी इसका तापमान मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पहले अर्थ सरफेस जो है वो एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करने के बाद दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरण का निष्कासन करती है, और उस निष्कासन से वायु क्या होती है? गर्म होती है। और यह पूरी प्रक्रिया होते होते यह गर्म की कंडीशन है, और यह प्रक्रिया मैक्सिमम टेंपरेचर स्थान पर हमको मिलता है कब? 2 PM के आसपास। और जब इसके बाद सूर्य जब डूब जाता है तथाकथित रूप में, जब ये डूब जाता है तो हमको लगता है इसे थोड़ा ठंडा हो जाना चाहिए, कम से कम 12 बजे रात तक तो ठंडे हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि यह हीट को संग्रहित करती है, और जब तक यह छोड़ती है तब तक सुबह के 5 बज जाते हैं, अर्थात मिलना चाहिए था कल नून पे मैक्सिमम, और हमारा अनुमान था यहाँ 00 AM ले सकते हो या नाइट ले सकते हो, इस पर मिलना चाहिए था हमको मिनिमम, लेकिन वह उस समय ना मिलकर थोड़ा विलंब से मिलता है, थोड़ा क्या विलंबता हो गई, थोड़ा देर से मिलता है, राइट। तो इसी को बोलते हैं तापमान शिथिलता, थर्मल लैग। चेक करना था काम, आपको दिखाने के बाद दिखाना निकालते निकालते दिखाई दे सकती है, राइट। ये क्या प्रकट करता है? आपकी शिथिलता, राइट। तो शिथिल लिखेंगे, ओके, टाइम लैग है, ये थर्मल लैग है। इसी तरह क्या होता है? इसी तरह उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें 21 जून को लंबवत होती हैं, लेकिन उत्तरी गोलार्ध का अधिकतम तापमान 21 जून में नहीं, जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में रिकॉर्ड होता है, जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में रिकॉर्ड होता है। क्यों? क्योंकि इस वक्त हर सप्ताह एब्जॉर्ब कर रही है, फिर जब ये छोड़ेगी तब जाके यह हाई टेंपरेचर का इफेक्ट क्या होगा? क्रिएट होगा, और वो क्रिएट करते करते कौन सा महीना आ जाता है? जुलाई। और उसी तरह अगर
इसको ठंडा होना है तो सर्वाधिक ठंडा होना चाहिए 22 दिसंबर को, लेकिन ऐसा नहीं होता। उत्तरी गोलार्ध का न्यून तापमान रिकॉर्ड होता है कब? जनवरी। यह भी लगभग 10 से 15 दिन विलंब से होता है। तो यह प्रक्रिया कैसी है? तापमान शिथिलता की प्रक्रिया। इसीलिए हम वार्षिक अधिकतम, जनवरी और जुलाई क्या होगा? वार्षिक अधिकतम और वार्षिक न्यूनतम। वार्षिक अधिकतम और न्यूनतम को ही आधार बनाकर हम जो संताप रेखाएं खींचते हैं, या तो जनवरी की खींची जाती है या तो वो जुलाई की खींची जाती है। जनवरी और जुलाई की संताप रेखाओं को प्रदर्शित करने का उद्देश्य यही है कि यह समय दोनों गोलार्धों में या तो अधिकतम या तो न्यूनतम तापमान का समय होता है, और इससे हमें पूरी पृथ्वी पर तापमान के वितरण को समझने के लिए एक अच्छा आधार प्राप्त हो जाता है। ये थोड़े से कॉन्सेप्ट में स्टेटमेंट का काम आ जाएगा। देखो, तापमान विसंगति, यदि किसी स्थान का तापमान, सामान्य रूप से तापमान लिखे तो औसत न लिखो तो भी चलेगा। यदि किसी स्थान का तापमान अपने अक्षांश के तापमान से अलग होता है, अक्षांश के तापमान से अलग होता है, तब यह दशा तापमान विसंगति कहलाती है। तब यह दशा तापमान विसंगति कहलाती है। यदि स्थान का तापमान अक्षांश के तापमान से अधिक होता है, यदि स्थान का तापमान अक्षांश के तापमान से अधिक होता है, तब विसंगति धनात्मक होती है। स्थान का तापमान अक्षांश के तापमान से अधिक होता है, तब विसंगति धनात्मक होती है। और तापमान कम होने पर ऋणात्मक विसंगति होती है। लिखिए तापमान शिथिलता। थर्मल लैग, तापमान शिथिलता। तापमान शिथिलता से तात्पर्य उस दशा से है जब वांछित तापमान स्तर, वांछित में तो चाहिए होता है, वांछित तापमान स्तर विलंब से प्राप्त होता है। किसी भी स्थान पर सूर्य की किरणें दोपहर 12 बजे लंबवत होती हैं। अब याद रखना, लंबवत होती है, ओवरहेड होती है, तब ताला बजता है। थोड़ा सेंटेंस घुमा के लिखा गया है। लंबवत होती है, लंबवत मतलब ओवरहेड, जितना सीधा हो सकती है, राइट। 3:30 के बाद लंबवत हो ही नहीं पाएंगी, हम ओवरहेड सब बोलते हैं। ये बात याद रखना, कहना मतलब ओवरहेड सब जितना सीधा हो सके लंबवत होती है। अतः स्थान का उच्चतम तापमान इस समय प्राप्त होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता है। इस समय सतह सूर्य तक का अवशोषण कर रही होती है, और जब यह दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरण का निष्कासन करती है, तब वायु के गर्म होने से उस स्थान का उच्चतम तापमान प्राप्त होता है। यह स्थिति लगभग 2 PM पर प्राप्त होती है। इसी प्रकार स्थान का न्यूनतम तापमान मध्य रात्रि में प्राप्त न होकर 5 AM पर प्राप्त होता है। इसी प्रकार किसी गोलार्ध में वार्षिक उच्च
उच्चतम अथवा न्यूनतम तापमान, उच्चतम अथवा न्यूनतम तापमान जून या दिसंबर में न प्राप्त होकर, जून या दिसंबर में न प्राप्त होकर जुलाई या जनवरी में प्राप्त होता है, जुलाई या जनवरी में प्राप्त होता है। इसलिए जब देखोगे कोई भी चीज ड्रॉप की जाएगी, चाहे तापमान चाहे एयर प्रेशर, तो वह मुख्यतः या तो जनवरी का हो रहा होगा या तो वह जुलाई का होगा, राइट। यही उच्चतम न्यूनतम तापमान। महासागर में कहानी, केवल महासागर लें तो कहानी और बदल जाती है, तब एक महीने और डिले हो जाता है, क्योंकि ठीक महासागरों पर उच्चतम न्यूनतम और डिले हो जाएगा, तब वो क्रमशः फरवरी और अगस्त चला जाता है, राइट। ओवरऑल देखते हैं तो हम जुलाई और जनवरी वाला ही यहाँ पर मान लेते हैं। तो जब हमें जो तापमान प्राप्त होना है वो न प्राप्त होकर थोड़ा विलंब से प्राप्त हो, तो इसी स्थिति को थर्मल लैग कहा जाता है, राइट। ये दो कॉन्सेप्ट पीटी के लिए हैं, कहीं पर स्टेटमेंट वगैरह आ जाए, ये आप इसे ध्यान रखें। अब हम चल सकते हैं वायु दाब की तरफ। आप प्लीज 10 बजे के आसपास सूर्योदय। हाँ हाँ, तो हम किसी भी देश के हर एक इलाके का नहीं लेते ना, हम देश का क्या लेते हैं, औसत लेंगे ना। ऐसे तो हमारे गांव में इतने बजे आ गया, आपके गांव में इतने बजे, ऐसे तो हर एक के साथ अलग हो जाएगा ना, हर देशांतर पे क्या हो जाएगा, हर देशांतर पे अलग हो जाएगा, है ना। तो हम कहीं भी अगर लेते हैं तो हमने ये नहीं कहा कि किसी एक खास जगह पे, हमने कहा कि किसी भी स्थान पर, यही पाया तो हमने किसी भी स्थान पर दोपहर 12 बजे मिलना चाहिए अपना, लेकिन नहीं मिलता है, क्या हो जाता है वहां पर, डिले हो जाता है, राइट। तो जब भी हम भूगोल में कोई भी बात करें तो मानव हस्तक्षेप मुक्त पृथ्वी पे है, जब हमने पृथ्वी को भी देशांतरों में नहीं बांटा है, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि हम भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं। भौतिक भूगोल कौन सा भूगोल है, पहले क्या होता है, क्रमबद्ध भूगोल है, और क्रमबद्ध भूगोल में किसी देश की बात नहीं हो रही है, किसी बात हो रही है, पृथ्वी की बात हो रही है। तो हमने ये कहा कि 12 बजे छोड़ के क्या मान लो, ओवर एक्शन ले लो, कर लो ओवर एक्शन। तो अब यहाँ आप क्षेत्रीय अंतर को क्या करें, हटा दें, क्षेत्रीय अंतर लेंगे तो क्षेत्र के हिसाब से डिसाइड होगा, क्या। देखो वायु दाब, एयर प्रेशर, देखो प्रेशर का मतलब क्या है, यहाँ सिंपल सी बात है, P इज इक्वल टू F अपॉन A। अगर यहाँ पर कोई एकांक क्षेत्रफल 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर की कोई सरफेस है, और यहाँ पर कोई चीज नीचे की तरफ जो बल लगा रही है, जो बल लगा रही है, तो बल बटे क्षेत्रफल क्या है, प्रेशर। तो इफ A इज इक्वल टू 1 तो P इज इक्वल टू F। तो मोटे तौर पर किसी भी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी भी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर किसी वस्तु द्वारा आरोपित बल, आरोपित बल, अगर हम ऐसे देखें तो F इज इक्वल टू mg, और mg भार भी होता है, mg का भार भी होता है। तो या तो हम बल लिखें या तो हम लिख सकते हैं कि किसी भी वस्तु द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित भार, आरोपित भार। जैसे मान लीजिए कुर्सी जिस पर बैठे हैं वो 1/1 की हो, और उस पर आप बैठते हैं, तो अब आप जो अपना पूरा भार उस पर क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, राइट। तो वो क्या हो गया, आपके द्वारा आरोपित प्रेशर, ठीक है। तो किसी भी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर किसी वस्तु द्वारा आरोपित बल या भार उस वस्तु द्वारा आरोपित दाब कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। और यही चीज हम देखना चाह रहे हैं वायु दाब के रूप में, एयर प्रेशर। और एयर प्रेशर में हम देख रहे हैं वायुमंडल के संदर्भ में देख रहे हैं। तो जो वायु होती है वो वायु विभिन्न गैसों का समांगी मिश्रण मान लो, और इसमें पता है कि हमारे पास जो गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबका अपना यहाँ पर अनुभाग है। तो वो सब गैसें अपने भार के बराबर इस सतह पर प्रेशर को क्या करेंगी, अप्लाई करेंगी, क्योंकि प्रत्येक गैस का अपना भार होता है और वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसलिए प्रत्येक वायु का पार्सल ले सकते हो, इसे वायु एयर टाइप पैकेट कह सकते हो, राइट। तो जो वायु होती है वह सतह पर भार या बल आरोपित करती है। तो किसी वायु द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर जो भार या बल आरोपित किया जाता है वह उस वायु का वायु दाब कहलाता है। अगर हम यही वायुमंडल के संदर्भ में लें तो वायुमंडल के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि मान लो ये भूपृष्ठ का कोई टुकड़ा है, 1/1 का भी टुकड़ा है, और यहाँ पर वायुमंडल की अंतिम सीमा से लेकर, वायुमंडल की अंतिम सीमा से, तो यहाँ पर जितनी भी वायु है जो यहाँ पर प्रेशर डालेगी वह वायुमंडलीय दाब कहलाएगा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो वायुमंडल में उपस्थित गैसें भूपृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर जो भार या बल आरोपित करती हैं वही वायुमंडलीय भार कहलाता है या वायुमंडलीय दाब कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। तो दो चीजें हमको यहाँ पे देखनी है, पहले हमको यहाँ पर परिभाषा देखनी है और फिर उसके बाद हमें दूसरी चीज देखनी है यहाँ पर इसे प्रभावित करने वाले कारक। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, यहीं पर कोई पीटी का क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से पीटी में क्वेश्चन आने के चांस होंगे। प्रभावित करने वाले कारक, ये दो चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसी के सारे आगे की बातें निकलेंगी। तो एक क्रम फिर से रिकॉल करना है आपको कि हमने सबसे पहले यहाँ पर देखा कि वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। वायुमंडल की जब उत्पत्ति हो गई तो हमने उसका संगठन देखा, उसकी संरचना देखी, सूर्यातप देखा, सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक देखे, हम लोगों ने यहाँ पर उष्माबलक देखा, अक्षांशीय उष्माबलक देखा, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक देखे, तापमान के वितरण के लिए समताप रेखाएं देखी, और एक और वितरण हमने पहले देख लिया है, अगर याद रखोगे, ऊंचाई के साथ तापमान में कैसे परिवर्तन होता है। तो क्षोभ मंडल में कमी होती है, समताप मंडल में वृद्धि होती है, मध्य मंडल में कमी होती है और फिर वृद्धि होती है, ठीक है। यह पैटर्न है, अगर आपसे पूछे ऊर्ध्वाधर ताप वितरण को समझाइए। और जो हमने यहाँ पर ताप समताप रेखा करके ताप से एक और कॉन्सेप्ट देख लिए, तो अब हम चल रहे हैं यहाँ पर एयर प्रेशर की तरफ, वायु दाब की तरफ, राइट। तो यहाँ पर पहले परिभाषा शुरू करें, लिखें किसी वायु द्वारा सतह के, वायु द्वारा सतह के एकांक क्षेत्रफल पर, सतह के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल या भार, आरोपित बल या भार उस वायु का वायु दाब कहलाता है, उस वायु का वायु दाब कहलाता है, तो वायु दाब कहलाता है। इसी प्रकार पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा
पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा भूपृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, भूपृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित भार को बल लिखो, बाहर लिखो, आरोपित भार को वायुमंडलीय भार या वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। वायुमंडलीय भार या वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। इसे मिली बार में मापा जाता है। मिली बार ब्रैकेट में एमबी, मिली बार में मापा जाता है। मिली बार में मापा जाता है। सागर तल पर, मीन सी लेवल, सागर तल पर वायुमंडलीय भार 1013.25 मिली बार होता है। 1013.25 मिली बार होता है। सागर तल पर वायुमंडलीय भार 1013.25 मिली बार, 1013.25 मिली बार। और 1 मिली बार बराबर 1 ग्राम होता है। 1 ग्राम भार के बराबर 1 मिली बार होता है, वो 1 ग्राम भार के बराबर होता है। अभी बात देखो यहां पर, पहले कुछ यहां समझो, फिर आगे बात करते हैं। वायु दाब या वायु भार को, वायु दाब या वायु भार सेम बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। और जिस यंत्र द्वारा मापा जाता है उसे बैरोमीटर कहा जाता है। वायु दाब मापी बैरोमीटर। मान लो यह सी लेवल है और बसों करने के लिए यहां पर एक बैरोमीटर रख दिया गया। पानी बैरोमीटर नहीं गया है, ध्यान रखना। समझ लो बैरोमीटर पानी चला गया, नहीं पानी नहीं गया। अब ये बैरोमीटर बनाया कैसे जाता है? सिंपलेस्ट बैरोमीटर है। यहां पर मरकरी या पारा लिया जाता है, एक टब में पारे को भर दिया जाता है, क्योंकि जो पारा है वो किसी सतह से जल्दी चिपकता नहीं है। अपेक्षित घनत्व संबंधी इसके गुण होते हैं। तो एक पारा यहाँ पर टब में भर दिया गया और इसके ऊपर एक उल्टी टेस्ट ट्यूब या ट्यूब ऐसे डाल दी गई यहाँ पर। अब इसे जब सागर तल पे रखा जाएगा तो आपको पता है कि सागर तल के ऊपर जो वायु की परतें हैं वो अपना क्या करेंगी, सागर तल पे भार डाल देंगी। और सागर तल पे भार डालेंगे तो यहाँ पर दबाव बढ़ेगा। और जब यहाँ पर वायुमंडल का जो भार पूरा बढ़ेगा और जब ये इधर से पारा दबेगा तो जहाँ खाली जगह पाएगा वहां पारा क्या होगा, चढ़ेगा। तो अब वो पारा इस ट्यूब में क्या होगा, ऊपर की ओर चढ़ेगा। और जब हम सागर तल पे रखते हैं राइट, तो तब वायुमंडलीय दाब के कारण पारा जितनी ऊंचाई तक जाता है वो है 76 सेंटीमीटर। या तो आप इसे सेंटीमीटर में ले लें या आप इसे ले लें 760 मिलीमीटर, 760 मिलीमीटर। और इसी पारे की ऊंचाई के बराबर यह वायुमंडलीय दाब को शो कर रहा है कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो सागर तल पर जो वायु दाब आरोपित करता है या जो वायुमंडलीय दाब आरोपित करता है वह 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है। और इस स्तंभ को अब हमने समझ लिया कि 76 सेंटीमीटर तक पारा उठता है। अब हम तक दूसरी जगह ले गए, लेबोरेटरी में ले गए। अब उसके ऊपर वेट करना शुरू किया, करते करते जब 1013.25 ग्राम रख दिए तो कितना हो गया, 76 सेंटीमीटर राइट। और इसी को हम बोलते हैं, क्योंकि ये बार की तरफ उठा ना, बल्कि की तरफ ऊपर उठा, तो इसलिए हमने उसे ग्राम में शो करके किसमें शो किया, मिली बार। तो 1 मिली बार इज इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर जो सागर तल है, सागर तल पर जो हमको मिलता है वो है 1013.25 मिली बार। हम सागर तल के ही वायु दाब को अपना मानक, अपना स्टैंडर्ड बनाते हैं राइट। अब इसी आधार पर हम देखेंगे कि इससे कम या इससे अधिक वायु दाब किन दशाओं में हमें प्राप्त हो सकता है। ठीक है, पृथ्वी पर विभिन्न भागों में वायु दाब की दशाओं को प्रभावित करने वाले वायु दाब को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित प्रमुख कारक हैं। अब यहां पे देखो जो फैक्टर्स है ना, वो 4 फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला है ऊंचाई या उत्तुंगता, बात को यहां पर अब ऊंचाई लिख लेते हैं, ऊंचाई। फिर इसके बाद तापमान, फिर जलवाष्प की मात्रा, और फिर पृथ्वी का घूर्णन। ये 4 मेजर फैक्टर हैं। वायु दाब को प्रभावित करने वाले जो 4 कारक हैं उनमें है ऊंचाई, तापमान, जलवाष्प की मात्रा और पृथ्वी का घूर्णन। एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, कंटेंट ऑफ वाटर वेपर एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। क्या हो, हम बोला तो है विज्ञानी का दैट इज गोइंग। दुनिया ग्लोबल वार्मिंग में परेशान, हम सब ग्लोबल कूलिंग में परेशान। कैसे बन गया वो, बन गया, ये चल गया 28 चला, अभी 28 पे क्या पहले चला, अभी लंबा टाइम है ना। चलो ठीक है, बातें वेट करते हैं, साइड फिगर नहीं बोलता 28 पे ठीक हो जाएगा। ऊंचाई, तापमान, जलवाष्प की मात्रा, पृथ्वी का घूर्णन। अब देखो यहाँ पर हम थोड़ी सी बात, अगर ये मान लो सी लेवल है, यहाँ पर ये मान लो मैदान है, पठार है और पर्वत। तापमान वाले भी काम कर रहा था, यहाँ भी काम करेगा, यूनिवर्सल डायग्राम है ये सी लेवल। तो अगर हम यहाँ से संपूर्ण वायुमंडल देखें तो अब जैसे वायु की परतें क्या है, ज्यादा, तो उनका आरोपित भार भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और जैसे जैसे हम ऊपर चलेंगे वायु की परतें क्या होंगी, कम होती जाएंगी। तो यहाँ वायु दाब में भी क्या होगी, कमी आती चली जाएगी। और सामान्यतः यह माना जाता है कि 10 मीटर की ऊंचाई पर, प्रति 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिली बार वायु भार कम हो जाता है। प्रति 10 मीटर की ऊंचाई पर औसतन 1 मिली बार वायु भार क्या है, कम होता चला जाता है। तो यहाँ पर जो वायु भार है
या वायुदाब है, एयर प्रेशर है, राइट, वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, हाइट के। तो ऊंचाई ज्यादा तो वायुभार कम, ऊंचाई कम तो वायुभार क्या है, ज्यादा हो जाता है, राइट। तो नंबर एक, ऊंचाई में वृद्धि के साथ, ऊंचाई में वृद्धि के साथ, वृद्धि के साथ वायुदाब में कमी आती है, वायुदाब में कमी आती है। यह कमी, यह कमी प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर, प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार की दर से प्राप्त होती है, 1 मिलीबार की दर से प्राप्त होती है। यह एक औसत मान है, यह एक औसत मान है जिसमें, जिसमें स्थान के अनुरूप, अनुरूप परिवर्तन भी संभव होता है। जैसे मेरे पास एनएलआर था, एनएलआर वही कर सकता है ना, जैसे हमने तापमान देखा था, उन्होंने कहा था प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है, राइट। लेकिन जो यह मान मिलता है इसी को एनएलआर कहते हैं। कई जगह इससे ज्यादा हो जाता है, कई जगह इससे कम हो जाता है। तो जो वास्तव में मिलता है उसको हम लोग ईएलआर कहते हैं, एनवायरमेंटल लैप्स रेट। जब भी कहीं एवरेज होता है ना तो वो हमारी उम्मीद होती है, और जाते उम्मीद कहां पूरी होती है ना, तो कुछ कम हो ज्यादा हो जाता है। जैसे मान लो कि कोहली का एवरेज आपको दूसरा नहीं ना, तो कभी करेगा विश्वास बनाए रखना चाहिए। तो मान लो कोहली का एवरेज किसी भी T20 में लेकर जो 50 है, 50 है, तो क्या वो अगर आज के दिन खेलने जा रहा है तो क्या वो 50 बना ही देगा क्या? उम्मीद है उससे, वो उससे कम भी बना सकता है, ज्यादा भी बना सकता है, वो भी बना सकता है। तो इसी तरह जो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी है, यह एक एवरेज डेटा है कि अमूमन इसी के आसपास होना चाहिए। लेकिन किसी जगह पे आप जाओगे तो वहां पर यह कमी अधिक हो सकती है या कमी कम हो सकती है। ऐसे समझो, मान लो जैसे कहीं पे चाय रखती तो शुरू में उसके ठंडे होने की दर क्या होगी, ज्यादा होगी। शुरू में ज्यादा, क्योंकि तापमान ज्यादा है, वायु का कम है, तो वायु जल्दी तापमान ले लेगी। और अगर हम पहले 30-35 सेकंड के अंदाजे से कहते हैं कि इस दर से ठंडी हो रही है और इसी दर से ठंडी होती रहेगी, तो 1 घंटे बाद हमको उल्टी मिल जाएगी, बर्फ से जमी हुई मिल जाएगी। एक समय के बाद जो तापमान के घटने की दर वो कम जाएगी और फिर वो सारी स्थिर हो जाए, राइट। तो इसी तरह अगर हम इक्वेटर पे चलें और हम पोल पे चलें ऊंचाई पर, तो क्या दोनों जगह प्रति 165 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड वास्तविकता में होगा क्या? ऐसा नहीं है, हमने एवरेज मान के यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। और जो वास्तविकता में मिलता है ना उसी को ईएलआर कहते हैं, एनवायरमेंटल लैप्स रेट। जब एनवायरमेंटल लैप्स रेट जब 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती है तो उसी को एनएलआर कहा जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर प्रति 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार कम होना चाहिए, अमूमन डेटा है। लेकिन अगर हम किसी पर्वत की चोटी पे खड़े हो जाए, फिर हम कहीं ऊपर जा रहे हैं, तो अब उतना मतलब बात आई नहीं कि इस लेवल पे कम हो। 80 लेवल पे हो सकता है हमको कुछ ऊंचाई तक प्रेशर की या कमी क्या है प्राप्त होती जाए। तो यह एवरेज है, यह उम्मीद है, सर्वत्र यह मिले यह आवश्यक नहीं है। लेकिन एक सामान्य यह है कि ऊंचाई के साथ वायुदाब में क्या है, कमी आती है, जो है कि दो ही दबाव के कारण हम चलते हैं, एक तो एयर प्रेशर, दूसरा ब्लड प्रेशर। सबसे अच्छा पंप कौन सा है? हार्ट। बिना थके हुए करता है, और वो कहते हैं भाई का 2-4 मिनट आराम कर लेंगे, बहुत मेहनत की है, पिछले इतने सालों से गड़बड़ हो जाएगी, और इतना मतलब काम इतने फायदे नजाकत से काम करता है कि 2 घंटों के बीच आराम कर लेता है। तो आपको ये करना चाहिए, है ना? पढ़ते पढ़ते आराम करो, आराम करते करते पहुंच गया, दोनों काम हो गया, है ना? अब क्या होता है देखो, किसी भी जगह पर, किसी भी जगह पे हम लोग पहाड़ों पे जाते हैं तो वायु तो कम हो रहा है, लेकिन हार्ट ने अपना प्रेशर बनाए रखा है, और एयर प्रेशर से वो बैलेंस नहीं हुआ तो ब्लड क्या बाहर आ जाएगा, राइट, क्योंकि एयर प्रेशर उसे बैलेंस नहीं कर पाया। और उसी तरह जब हम सामान्य रूप में हमारा ब्लड प्रेशर एयर प्रेशर के साथ मैच नहीं करता है तो फिर हो जाती है, तब घबराहट होती है, लगता है दिल डूबा जा रहा है। तो जिनको प्रॉब्लम हुआ देखो कितने परेशान से रहते हैं, क्योंकि दोनों प्रेशर के बीच में बैलेंस सेट नहीं हो पा रहा है। तो यही दो प्रेशर जिंदगी के सबसे जरूरी है, एयर प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। एक थोड़ा भी वेरिएशन हो तो उसके बाद घबराहट यहाँ पर होने लगती है। जैसे आप ले लद्दाख वगैरह जाओगे, सब जाओगे, जब भाई दुनिया में घुमाया जाएगा, है ना, जब वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे पहले कहा जाएगा कि थोड़ा सा आपको उसके लिए अनुकूलित हो जाना होता है, तब आप ऊंचे क्षेत्रों में जाने के योग्य बनते हैं। नहीं तो आप एक वहाँ पहुंच जाएंगे तो आप उसके साथ अगर एडजस्ट नहीं कर पाए तो आपको स्वास्थ्य संबंधी कई चुनौतियां हो सकती हैं। इसलिए जो एवरेस्ट पे करते हैं पहले उनको एवरेस्ट बेस में कम से कम 10 दिन बिताना पड़ता है कि वो उसके साथ एडजस्ट हो जाए। ये एयर प्रेशर हमको देखने में हल्का लगता है, बहुत बड़ा प्रेशर है ना, एयर प्रेशर। तो लिखो नंबर 2, लिखो पहले समझा। अब दूसरा इंपैक्ट है किसका? तापमान। इसको पहले समझना पड़ेगा। अब इसे थोड़ा सा समझो तब आगे बात करेंगे। देखो क्या है प्रकृति में, या समझ लो थर्मोडायनेमिक्स में, जहां हीट एक्सचेंज की बात होती है, दो प्रक्रम होते हैं, दो प्रक्रम होते हैं, प्रोसेस, तरीका, तौर तरीका। एक को कहा जाता है मुक्तोष डायबेटिक, और दूसरे को कहा जाता है रुद्धोष, नाम की कदर है, कहते हैं एडियाबेटिक। डायबेटिक एंड एडियाबेटिक। अब देखो क्या है, कभी ऐसा हुआ भी होगा, मान लो ये ठंडा पानी है, अभी तो गिलास बना है, मान लो ये बर्तन है उसमें ठंडा पानी रखा हुआ है, और इसमें अगर आप एक गिलास रख दें और इसके अंदर मान लो आपने गर्म दूध रखा हुआ है, चाय रखी हुई है, या जो पीते हुए रखी हुई दिल्ली में तो मुश्किल हो गई है। ये सब तुम्हें पीना पड़ेगा, सकते तुमने क्या सोचा देश नहीं अच्छी मिलेगी, हाई क्वालिटी। तो ये सारी चीजें तो आपको करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, किसी न किसी में ला करके। जब आपको राष्ट्र के लिए सौदेबाजी करनी होती है, जब आप कहीं पहुंचते हो, आपको कोई क्लिक करनी है चीज, तो फिर आपको सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन वो स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी। लेकिन अभी चालू करना वो स्थितियां आने दो, वो स्थितियां आने दो, तब जाकर के चीजें होगी, है ना। हर एक चीज हर एक समय पे, हर एक ठिकाने पे अच्छी लगती। तो यहाँ पर देखो, अगर ये गर्म है, अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, मान लो यह 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, मान लिया, और यह 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, बाहर का पानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और यह स्टील का बना है, और ये तो अब जो यह जिस धातु का बना है, तो इस वाले सिस्टम अंदर जो यह दूध रखा हुआ है गर्म, और बाहर जो गर्म पानी है, इनके जो कि तापमान में अंतर है, तो हीट का क्या होगा, ट्रांसफर होगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। और धीरे धीरे करते करते दोनों
दोनों समान तापमान पर क्या होंगे, आ जाएंगे, दोनों सेम टेंपरेचर पे यहाँ पर आ जाएंगे। और जब सेम टेंपरेचर पे आ जाएंगे तब आदान प्रदान हीट का क्या होगा, रुक जाएगा। तो जो अंदर का यहाँ पर मान लो दूध था यह ठंडा हो गया, लेकिन ठंडा होने की प्रक्रिया में इसने क्या किया है, इसने अपने वातावरण से उष्मा का आदान प्रदान किया, इसने अपनी हीट को बाहर किया है, ट्रांसफर कर दिया, प्रदान कर दिया। तो चूंकि इसका टेंपरेचर ज्यादा था इसने हीट को प्रदान कर दिया, और चूंकि इसका टेंपरेचर कम था इसने आदान कर दिया। तो इधर आदान हुआ और इधर क्या हुआ, प्रदान हुआ। तो अब यहां से समझो, जब वायु एयर अपने चारों तरफ या अपने वातावरण से उष्मा के आदान प्रदान द्वारा गर्म या ठंडी होती है, तब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, मुक्त गर्म नहीं है, मुक्त है उष्मा। उष्मा आदान प्रदान के लिए क्या है, मुक्त है। उष्मा की आवाजाही संभव है, उष्मा का आवागमन संभव है, उष्मा का विनिमय संभव है, हीट का एक्सचेंज पॉसिबल। तो जब दो सिस्टम के बीच हीट का उष्मा का आदान प्रदान हो सकता हो और उष्मा के स्वतंत्र आदान प्रदान द्वारा यहाँ पर वस्तुएं ठंडी और गर्म हो रही हो, तब यह प्रक्रिया मुक्तोष्ण प्रक्रम कहलाती है, डायबैटिक प्रोसेस कहलाता है। राइट, अब यहाँ समझ पड़ेगा। अब यह एयर है, यहाँ कोई एयर, मान लो हम लोग कमरे में हैं, यहाँ इस एयर का एक सर्टेन टेंपरेचर, कोई दरवाजे खोल दिए जाए, अब क्या होगा, हीट का ट्रांसफर हो जाएगा। राइट, आधे घंटे बाद जो करेंगे एसी बंद कर दो, एसी चलाओ, सदा हो जाएगा। अभी पहले क्यों, क्योंकि हीट का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। यहाँ हीट ट्रांसफर के लिए क्या होगी, अवेलेबल होगी। तो जो ज्यादा टेंपरेचर पे होगा वो हीट दे देगा, और जो कम टेंपरेचर पे होगा वो हीट क्या करेगा, गर्म कर देगा। राइट, तो जब वायु अपने वातावरण जो आसपास का है, अपने वातावरण से उष्मा के आदान प्रदान के लिए स्वतंत्र होती है और उष्मा के आदान प्रदान द्वारा यह ठंडी या गर्म होती है, तब इस प्रक्रिया को मुक्तोष्ण प्रक्रम कहते हैं। राइट, डायबैटिक। और याद रखना, वायु उष्मा की अच्छी चालक नहीं है, इसको यह प्रक्रिया करने के लिए किसी स्थान पर रुकना पड़ता है। अर्थात जब मौसमी दशाएं शांत हो, वायुमंडल में कोई बड़ी गति वगैरह नहीं है और हवा रुकी हुई है, किसी जगह पर है, तब वो अपने आसपास के वातावरण से हीट क्या करती है, ट्रांसफर करती है, हीट का एक्सचेंज करती है, कहा जाए। राइट, आदान प्रदान करती है, और तब ठंडी गर्म होती है, क्या हो जाएगा, मुक्तोष्ण प्रक्रम हो जाएगा। अब बात समझो, हमने यहाँ पे कहा था P = F/A, ये बात आपको ध्यान रखनी है। F है mg, और यहाँ पर कोई एक हीट है, वो सॉरी एयर है, ये एयर है, और इस एयर को यहाँ से किसी तरह मान लो लेकर गर्म किया गया, सतह गर्म थी जिस पर ये है, सतह ने इसको हीट दे दी, और जब सतह ने हीट दे दी तो गैस क्या होगी, फैल जाएगी, गैस फैल गई। जब ये हवा फैल गई तो ये बताओ क्या इसके मास में कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं। स्मॉल g में कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं। मतलब F क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ F कांस्टेंट हो गया, जब F कांस्टेंट हो गया तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, मतलब एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर जो एयर पहले जितना एरिया कवर कर रही थी, अब एरिया क्या हुआ, बढ़ गया। अगर एरिया बढ़ गया मतलब हमने टेंपरेचर बढ़ाया, टेंपरेचर बढ़ाने से एरिया जो सब कवर कर रही है वो बढ़ गया, तो P क्या हो जाएगा, P कम हो जाएगा, एयर प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, कम हो जाएगा। यदि शांत वातावरण में, शांत वातावरणीय दशाओं में, शांत वायुमंडल में यदि कोई वायु गर्म होती है, गर्म होकर उसका विस्तार होता है, प्रसार होता है, तब सतह पर उसके द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में वृद्धि होने के कारण इसके द्वारा आरोपित दबाव में कमी आती है। राइट, इसका मतलब टेंपरेचर ज्यादा हुआ है तो प्रेशर क्या हो गया, एयर प्रेशर कम हो गया। दूसरी स्थिति कर दो, इसको ठंडा कर दो, अर्थात ये जितने पर है सतह का तापमान कम हो जाएगा ज्यादा, तो अब हवा सतह को क्या कर देगी, हीट दे देगी, तो ये खुद ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होने पर मान लो ये सिकुड़ के इतनी हो जाए, कम हो जाए, तो अब इसके द्वारा क्षेत्रफल क्या हो गया, कम हो गया, क्षेत्रफल कम हो गया तो एयर प्रेशर बढ़ गया। मतलब कह सकते हैं कि टेंपरेचर कम हो गया तो एयर प्रेशर बढ़ गया। इसका मतलब मुक्तोष्ण प्रक्रम में, डायबैटिक प्रोसेस में वायु दाब और तापमान में ऐसा संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। ये बात समझ आई पीछे के मेरे मित्रों, ये बात समझ आई। चल देखो ऐसे ऐसे से दो खाता है ना, ये सब आई नहीं है ना, तो मैं समझा के आगे नहीं आपको दिखाने वाले हैं, इतनी बात समझ आई। एक बात समझ लो, दिखा देते हैं। अरे मान लो यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर, यहाँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर, ये मान लीजिए। तो अब यहाँ वाली हवा क्या होगी, फैलेगी, उसकी तुलना में फैल जाएगी, तो यह एयर प्रेशर कम हुआ, ये हो गया। लेकिन एक काम और हो जाएगा, उसे ध्यान रखना होगा कि जब हवा फैलेगी तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर याद रखो, याद रख लेंगे, B = M/V, M चेंज नहीं हुआ है, रिकॉल करो। तो D और वॉल्यूम में क्या है, उल्टा संबंध। इसका मतलब हवा जब फैली है तो इस हवा का घनत्व कम हो गया, और अगले तरह की हवा का घनत्व क्या है, ज्यादा है। अगर वो क्या ठंडी है, सिकुड़ी है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है और इसकी डेंसिटी क्या है, कम है। अब हमेशा रखना, अलग अलग डेंसिटी की हवा एक साथ नहीं रह सकती। उसका मतलब समझ लो कि ये दोनों मान लो दीवार है, ऐसे दीवार खड़ी है और बीच में हवा फैले और दीवार जाने ना दे, तो ये क्या होगी, ऊपर की ओर से। राइट, तो अब जब ये हवा फैलेगी इसके घनत्व में कमी आएगी, आसपास की हवा का घनत्व ज्यादा होगा, तो यह हवा यहां नहीं टिक पाएगी, क्या होगी, कम से ऊपर उठने का प्रयास करेगी। राइट, जो कि यह गर्म है ऊपर वाली से भी, तो यह आसानी से क्या है, ऊपर जाएगी। इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे पानी भरा है बाल्टी में, आपने एक प्लास्टिक की या फिर रबड़ की बड़ी सी बॉल जो जैसे एबीसीडी लिखा रहता है वो वाली बॉल लेके आपने पानी के नीचे ऐसे दबा के रखा था, बाहर आया, वो बॉल क्या होगी, ऊपर बंच है। उसी तरह ये हल्की है, हवा ऊपर की ठंडी है, जो मतलब करो ऊपर की ठंडी है, ये हवा गर्म है, गर्म हवा हल्की है, तो इसको पानी मान लो, तो इसको बॉल मान लो, ये क्या होगी, ऊपर चढ़। अब ये हवा क्या हो जाएगी, ऊपर चढ़ना प्रारंभ कर देगी। जैसे इसने ऊपर चढ़ना शुरू किया, क्या वायुमंडल शांत रह गया क्या, नहीं। अब जब ये ऊपर चढ़ेगी तब डायबैटिक नहीं लगेगा, तब कुछ और आएगा। लिखो नंबर 2, देखिए वायु दाब पर तापमान का भी प्रभाव पड़ता है, तापमान का भी प्रभाव पड़ता है, तापमान का भी प्रभाव पड़ता है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित दो प्रक्रम महत्वपूर्ण होते हैं। प्रक्रम मतलब प्रोसेस का तरीका।
निम्नलिखित दो प्रक्रम महत्वपूर्ण होते हैं। अब स्मॉल वन या ए कुछ भी लिख लो या स्मॉल वन कुछ भी लिख लो। देखिए शांत शांत वायुमंडल में, शांत वायुमंडल में मतलब यहां भी वायु का आरोहण अवरोहण नहीं कर रहे हैं। शांत वायुमंडल में वायुदाब तथा तापमान में, वायुदाब तथा तापमान में व्युत्क्रमानुपाती इनवर्स व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। P is inversely proportional T, और ऐसे भी लिख सकते हो। एग्जाम में ये वाला मत करना, तीन भी एग्जाम में मत बनाना, इसे ध्यान रखना। जब हम सतह पे बात करेंगे, कहीं सतह पर हवा की हुई है, हवा है, तो वहां पर यही प्रोसेस लगेगा। 90% टाइम सही लगेगा, लेकिन जैसे कोई कहते हैं हवा ऊपर गई और हवा नीचे आई, वैसे तो ये प्रोसेस फेल कर जाएगा। तो हमको यहाँ पे दूसरा प्रोसेस लेना पड़ेगा, क्योंकि हवा उष्मा की अच्छी चालक नहीं है। यह तभी होगा, देखो जैसे हमें पता है कि थर्मस फ्लास्क है, उस वो हमें देख यही देख के चला जाता है कि गर्म पानी का ठंडा पानी ठंडा रहेगा। तो आपने थर्मस लिया, उसमें चाय रख दी, और चाय आप सोचा गर्म, क्या एक साल बाद पीने का मन किया, लाओ हम चाय पी लेते हैं। तो आपने एक साल बाद थर्मस खोला, चाय गर्म रहेगी क्या? अब जाकर के आप फॉलो कर दो कि एक साल बाद भी चाय गर्म नहीं रही, तो भाई वो है इंसुलेटर है, लेकिन कोई आइडियल इंसुलेटर नहीं होता है। लीकेज की मात्रा कम होती है, ये हो सकता है। उसी तरह कहते हैं कि एयर उष्मा की अच्छी चालक नहीं है, लेकिन अगर वो भी कहीं स्टेबल होती है, कहीं रुकती है, तो धीरे धीरे वातावरण से सतह से उष्मा का आदान प्रदान होने ही लगता है, टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। ठीक है, ये हुआ डायबेटिक प्रोसेस। मेरे डायबेटिक प्रोसेस क्लियर हो गई। तो कभी कभी सर्दियों में होता है कि आग लगाते हैं, तो आग जले, तो हाथ करके देखो हम जले नहीं, हम जले करते ना कई बार। तो जैसे भी ऐसे की तरह हम जले नहीं, हाथ पकड़ लो, जैसे आग में हाथ तो भी पकड़ लो, बोलो भैया क्या हुआ, फिर जो हुआ है ना। या फिर कभी कभी जैसे मान लो किचन से डाइनिंग टेबल तक आपको रोटी लानी है, और आप बहुत बड़े आलसी हो, प्लेट ठोक नहीं सकते, तो आप क्या करते हो, रोटी को उछालते हुए चला दिया भाई, तो ये खा लेते। कभी कभी ऐसा किया होगा, कोई गर्म चीज है ना, तो उछालने से हमको गर्मी क्यों नहीं लगती, और ऐसे हम क्यों नहीं जलते? कॉन्टैक्ट टाइम, कॉन्टैक्ट टाइम क्या है? बहुत कम। और कॉन्टैक्ट टाइम इतना कम है कि उष्मा का आदान प्रदान नहीं होने पाता है। हम लोग एक जब रिसर्च के सिलसिले में गए थे, तो वहां पर एक पौधा से मिले थे हम लोग। तो जो कभी आप ट्राइबल एरिया में जाओगे, तो उनके अपने देवता होते हैं, एक आदमी बैठ जाएगा या औरत बैठ जाएगी, बाल आगे से कर लेंगे। हम लोग हंसते हैं कई बार, लेकिन मैं टेक्निकल मैं उनके प्रभाव को नकार नहीं पाता हूँ कई बार। तो कई ऐसी चीजें देखी हैं जिन पर कितना भी कोशिश करो उनकी व्याख्या विज्ञान नहीं कर पाता। तो मैंने तो कई चीजें अपने पास से देखी है, तो कई बार लगता है अजीब सा है, लेकिन मैं उस बारे में शांत रहता हूँ, क्योंकि उसकी व्याख्या मुझे विज्ञान में नहीं मिलती। वो या तो उनका मनोविज्ञान है, या तो उनका विश्वास है। और चलो बड़ी ज्ञान पर बात करते हैं, राइट। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को ठीक होते देखा है, कई चीजों से जो मानसिक रोग से परेशान है, जिनको डॉक्टर केवल सोने की दवा देते थे, इसको जाओ, और वहां हो गए हैं, तो उसके बाद ठीक हुए हैं। तो मैं इसी व्याख्या नहीं कर पाता कि वो क्या है। और मैं एक बार कहानी पढ़ता, सालिम अली साहब की, वो बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक थे, राइट। सालिम साहब ने लिखा कि एक बार हम लोग एक ऐसी जगह पे गए जहां पर तालाब में जो मछलियां थी उनको मारना मना था, पकड़ना मना था। कई पवित्र सरोवर ऐसे होते हैं, जहां मैं रहता हूं वहां भी पवित्र सरोवर है, वहां की मछलियां मारी नहीं जाती। तो वहां पर मना किया, लेकिन ये कहा कि जो मछलियों को मारता है वो बचता नहीं है। तो चूंकि ये दोनों, ये उनके भाई साइंटिस्ट थे, उनके भाई मछली मारी, क्योंकि पक्षी वैज्ञानिक वगैरह के लिए थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव थे, और उन्होंने मछली मारी। और फिर वो लिखते हैं 15 दिन बाद बीमार पड़ा, और 15 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। और आज तक मुझे इसका कोई भी तर्क नहीं मिला कि या वो बीमारी से मरा, या उससे मरा, या संयोग था कि उसके बाद वो चीज हुई। तो कई बार कई चीजों पर हंसते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसे छोड़ देना चाहिए। कई बार तो वैसे होता है, और कई बार कुछ चीजें हो सकती हैं। बहुत गुड़ चीजें हैं, भारत के गांव में, गांव के बहुत अंदर में जहां कभी सड़क नहीं गई है, वहां पर बहुत ऊंचाई पर हुए हैं, बहुत हैरानी होती है। तो वो देख करके तो कभी कभी बुरा आ जाता है उनको, वो फिर चिल्लाने लगता है, फिर बोलने लगता है। तो वहां प्रथा होती थी, वो आग के ऊपर दौड़ते थे। तो मतलब ये कैसे हो सकता है आग के ऊपर दौड़ना, क्या है ये सारी चीज। तो हम लोग एक प्रतिष्ठित लोग को लेकर के उनके साथ गए, उनसे बात की, उनका विज्ञान पता चला कि वो तो हमसे वैज्ञानिक था। हम लोग फालतू हम ज्यादा हमसे जानता। उसने बताया कि देखिए हम जब जिस दिन हमको अंधारों पे चलना होता है, उस दिन हम अगले पिछले 10 दिन तक हम अपने पैर को जमीन में ऑलमोस्ट रखते नहीं, क्योंकि जिससे पानी आता है का पूरा मॉइस्चर क्या खत्म हो जाए। और उसके कुछ तरीके तो होते हैं, ये लगा के रखते हैं, ये करते हैं, और उसके बाद हमें चलना होता है, इतनी तेज चलते हैं कि छुए लगा। और उन्होंने उस अभ्यास से उस प्रक्रिया को कर लिया है, विकसित कर लिया है। हम लोग चलेंगे बता सकता है चला जाए, हमें उसकी प्रैक्टिस नहीं है, उनकी उसकी प्रैक्टिस है। तो ओवरऑल बात समझ में जो होता है, कॉन्टैक्ट टाइम को क्या रखना, मिनिमम रखना। जब तक भी ट्रांसफर हो जरूर क्या कर देना, चेंज कर देना। तो जैसे हम लोग विज्ञान में पढ़ते हैं, वो उनके सामान्य जीवन में क्या है, रचा बसा हुआ है। तो कॉन्टैक्ट टाइम सबसे कम हो जाए, तो हमेशा हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो फिर वहां पर वो चीज उसी तरह संपन्न होगी जैसा वो चाह रहा था। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, एडियाबैटिक प्रोसेस कहा जाता है। पहले टाइम देखो एडियाबैटिक क्या है, तुम्हें दोस्तों ये सर क्या क्या बातें बताते हैं कई बार, है ना। लेकिन अभी तुम भारत घूमोगे ना, तब समझ में आएगा। हम 3/4 भारत तो घूम ही चुके हैं, केवल अपना यूपी नहीं घुमा है। तो जहां होता है वो वही नहीं घूमता, बाकी हर जगह घुमाता है। अच्छी बात देखो यहाँ पर, ये मान लो यहाँ पर गैस भरी हुई है, हवा भरी हुई है, और जो ये डबल लेयर जो आप यहाँ पर वेसल देख रहे हैं, बर्तन देख रहे हैं, तो ये इसलिए है कि ये पूरी तरह से इंसुलेटेड है, इसमें हीट का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। ठीक, और अगर मान लो इसका टेंपरेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हम इसके टेंपरेचर को वेरी करना चाहते हैं बिना, ये इसका वातावरण सराउंडिंग्स है, या अपने वातावरण से बिना हीट का ट्रांसफर, बिना हीट के ट्रांसफर के, या अगर गर्म ठंडी हो जाए, बिना हीट का ट्रांसफर नहीं है, तो यह मुक्त प्रक्रिया नहीं है। उष्मा का आने जाने का हमने हर रास्ता अवरुद्ध कर दिया है। यह कौन सा प्रोसेस हुआ? रुद्धोष। रुद्ध है उष्मा, रुद्ध प्लस उष्मा, रुद्धोष गुणसन है ना, संदीप ये हो गया क्या, रुद्धोष, रुद्ध है उष्मा यहाँ पर, तो इसीलिए इसको एडियाबैटिक कहा जाता है। अब अगर सोचो पिस्टन नीचे जाइए, पिस्टन है, मुंह में पिस्टन, राइट,
रिमूव कर सकता है। अगर पिस्टन नीचे जाएगा तो गैस कंप्रेस होगा। अब समझ रहे हो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर क्यों बढ़ता है उसका मुख्य कारण जैसे मान लो हम इस कमरे में बैठे हुए हैं, इसका आकार आधा कर दिया जाए और इतने ही लोग बढ़ा दिए जितने हम लोग हैं, हीट क्या होगी? क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि हीट का वितरण जो एक बड़े क्षेत्र में है वो कम क्षेत्र में हो जाएगा, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपलब्ध उष्मा की मात्रा क्या है? ज्यादा हो जाएगी। तो कम एरिया में ज्यादा हीट हो जाएगी तो टेम्परेचर क्या करेगा? बढ़ा देगा, राइट। और फिर उसके बाद टक्कर भी बढ़ जाएगी अणुओं की टक्कर और उनके घर्षण से भी कुछ हीट कन्वर्जन हो सकता है। ये दोनों चीजें मिलाकर यहाँ टेम्परेचर क्या करेंगी? इंक्रीज कर देंगी। तो जब यहाँ पर पिस्टन नीचे जाता है, एयर कंप्रेस होती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब पिस्टन ऊपर ले जाते हैं और जितने हम लोग बैठे हैं इसका जस्ट कवर कर दिया जाए, कितने लोगों को बैठा दिया जाए, अब आप समझ रहे हो टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्योंकि हीट अब ज्यादा एरिया में क्या है? फैल गई, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित हीट की मात्रा कम हो गई, और जब वही सेंसुअल हीट कम होगी तो तापमान कहां से महसूस होने वाला है? तो इसी तरह जब इसको ऊपर उठाते हैं तो एयर फैलती है और फैल करके ये क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। तो यह सिकुड़ होगी, कंप्रेस होगी तो टेम्परेचर प्लस में चला जाएगा, और अगर यह फैलती है तो टेम्परेचर 10 माइनस में चला जाएगा। अर्थात जब कोई वायु हम वायु ले लें, जब कोई वायु संकुचन और प्रसार की क्रिया द्वारा, संकुचन और प्रसार की प्रक्रिया द्वारा क्रमशः गर्म और ठंडी होती है, तब इस प्रक्रम को रुद्धोष्म प्रक्रम कहा जाता है। ये बात क्लियर हो गई? रुद्धोष्म प्रोसेस। अरे ऐसा समझ लो सर्दियों में क्या करते हो? सिकुड़ते हो ना, और गर्मियों में फ्लैट। तो सर्दियों में आप सिकुड़ के अपनी हीट को कम क्षेत्र में स्टोर कर रहे होते हैं, और गर्मियों में फैल करके आप वाष्पन की सतह को बढ़ा देते हैं, है नहीं? अब एक बात देखो, हमने जिस हवा को हल्का किया था, याद है मैंने हल्का किया था, अब उसको उठाने की बारी आती है, राइट। अब हवा जब ये ऊपर उठेगी, जब ये हवा ऊपर उठेगी, आप सोचो, तो जैसे जैसे ऊपर उठेगी तो जो इसके ऊपर एयर का जो प्रेशर लग रहा था वो क्या होगा? कम होता जाएगा, राइट। क्योंकि यहां पर थी तो कितनी लेयर थी, अभी हल्की हुई तो ऊपर उठेगी, तो जब ऊपर उठेगी तो लेयर क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। लेयर कम होती जाएगी तो इसके ऊपर प्रेशर क्या होगा? कम होता जाएगा, और जब प्रेशर कम होता जाएगा तो ये क्या होती जाएगी? फैलती जाएगी। और यह इतनी तेजी से उठती है, या इतनी तेजी से आरोहित होती है कि यह अपने आसपास के वातावरण से उष्मा का आदान प्रदान नहीं करती। इसको रुकना पड़ेगा हीट के एक्सचेंज के लिए, पर रुक नहीं सकती क्योंकि ये हल्की है, तो यह ऊपर की ओर उठती है। जब यह ऊपर की ओर उठती है तो वायु दाब में निरंतर कमी आने के कारण इसका प्रसार होता है, और जब यह फैलती है तो इसके तापमान में क्या होगी? कमी आएगी। कोई भी हवा ऊपर जा रही है, फैल रही है, उसके तापमान में क्या होगी? कमी आएगी। और उसके अलावा अगर ये यहाँ ऊपर उठ रही है तो जिस जगह से ऊपर उठी है, क्या कुछ बता सकते हो यहाँ एयर प्रेशर कम हो जाएगा कि ज्यादा? कम हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रही है? ऊपर प्रेशर डालने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे आना पड़ेगा। तो जब किसी भी स्थान पर वायु का आरोहण होता है, मतलब ऊपर उठती है, वायु का आरोहण होता है, तब वायु फैलकर ठंडी होती है, किंतु वह जिस स्थान से आरोहित होती है वहां पर वायु दाब में क्या है? कमी आ जाती है। ऊपर हवा ठंडी हो रही है, नीचे वायु दाब में क्या है? कमी आ रही है। मतलब आरोहित होती हुई वायु के तापमान में कमी होती है, और नीचे जहां से उठी है वहां पर वायु दाब में कमी होती है। अर्थात आरोहित होती हुई वायु के तापमान और उसके जहां से उठी है वहां के एयर प्रेशर में कैसा संबंध है? सीधा संबंध है। उठेगी ठंडी होगी और नीचे सतह पर वायु दाब क्या होगा? कम हो जाएगा। आगे बात होगी ना, है ना? क्लियर है? दूसरी चीज देखो इसका बेटा, अब अगर हवा नीचे आ रही हो, अब नीचे आएगी तो क्या करेगी? सिकुड़ेगी, क्योंकि ऊपर चला प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और जब हवा सिंक करेगी, सिकुड़ेगी, तो तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ेगा। और जब ये नीचे उतर रही है तो नीचे क्या करेगी? दबाव बढ़ा देगी। अर्थात अब यहाँ हवा उतरने वाली हवा, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और जहां उतर रही है वहां प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में वायु दाब और तापमान में क्या है? वायु के तापमान और उसके द्वारा जहां से है वायु दाब में क्या हो जाता है? सीधा संबंध हो जाता है। अर्थात इसी स्थान पर वायु रुकी है, ये समझना होगा, रुकी है तो डायबेटिक, और वायु में ऊर्ध्वाधर गति है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, इसे कहते हैं आरोहण अवरोहण, या नीचे आने को कहते हैं अवतलन, राइट। तो आरोहण अवरोहण अगर हो रहा है तब यहाँ कौन सा प्रोसेस? तब यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस। तब आप सीधे तौर पे कह सकते हो, ये क्यों बताया गया, अब आप यहाँ सीधे तौर पे कह सकते हो कि अगर दो कंडीशन है, एक जगह हवा क्या है? ऊपर रही है तो सतह पर क्या हो गया? लो प्रेशर, और एक जगह हवा नीचे आ रही है तो सतह पर क्या है? हाई प्रेशर। अब कोई ये पूछे ये वाली हवा तापमान क्या होगा? कम की ज्यादा? कम, ठंडी, और ये वाली क्या होगी? गर्म। बात समझ में, राइट। क्योंकि यहाँ कौन सा प्रोसेस लग रहा है? यहाँ पर रुद्धोष्म, यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस काम कर रहा है। कहीं भी आरोहण और अवरोहण हो तो यही दशाएं काम करेंगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है, बाइक पे आ जाए ना, बहुत अच्छी बात है, लंबा अगर आ जाए तो कि सर ऊपर उठ रही है, ठंडी हो रही है, तो भारी हो रही है, तो इसे नीचे जाना चाहिए, ऊपर क्यों जा रही है, राइट। तो अकेले ये काम नहीं करेगी, आसपास की हवा का तापमान भी तो काम करेगा। ये जब उठ रही है, ये ठंडी हो रही है, अगर उससे ज्यादा अगल बगल की हवा ठंडी है, इससे ज्यादा अगल बगल की हवा ठंडी है, तो ये हवा भारी रहेगी, ये क्या करती जाएगी? उठती जाएगी। ये तब तक उठेगी जब अगल बगल की हवा गर्म हो जाए और ये क्या हो जाए? ठंडी। अगर ये अगल बगल की हवा की तुलना में ज्यादा ठंडी हो गई तो यह खट से क्या होगी? अगर इसका तापमान अगल बगल की हवा के तापमान के बराबर हो गया तो ये वहीं पहुंचे जाओगी, रुक जाएगी, राइट। तो कोई भी हवा उठेगी या नीचे आएगी तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अपने अगल बगल की हवा की तुलना में इसका तापमान या तो कम है या तो ज्यादा। जैसे ये उतर रही है, गर्म हो रही है, फिर ऊपर को नहीं जा रही है, क्योंकि इसका तापमान अभी भी अपने अगल बगल वाली गर्म हो रही है अपने हिसाब से, यहाँ की तुलना में गर्म हो गई है, लेकिन इनके हिसाब से इसका तापमान अभी भी क्या है? कम है, इसलिए क्या हो जा रही है? नीचे उतर जा रही है, राइट। तो कोई भी अगर कहीं हवा आरोहित हो रही है, अवरोहित हो रही है, तो इसका मुख्य कारण वह जिस वातावरण में आरोहित या अवरोहित हो रही है उसके अगल बगल की हवा का चरित्र है। अगर उसके अगल बगल हवा अधिक ठंडी है तो वह उठती जाएगी, वो लगातार क्या होगी? उठती जाएगी। और अगर उसके अगल बगल की हवा उससे गर्म हो गई तो क्या होगी? नीचे की तरफ बैठ जाएगी। ये डिपेंड करेगा, मान लो ये एयर पार्सल है, तो यह एयर पार्सल अगर ये उठ रहा है, एयर पार्सल अगर ये एयर पार्सल उठ रहा है तो इसके अगल बगल की हवा कैसी, उस पर डिपेंड करेगा कि यह एयर पार्सल नीचे बैठेगा या ऊपर जाएगा। अब एयर पार्सल ऊपर जाता फैलता जाएगा, ठंडा होता जाएगा, लेकिन अगल बगल की हवा इससे ठंडी होगी क्या होगा? उठता चला जाएगा। एयर पार्सल नीचे आएगा तो सिकुड़ेगा, गर्म होगा, लेकिन अगल
से ज्यादा गर्म है तो ये क्या उसकी तुलना में ठंडी तो क्या होगी, नीचे उतरती जाएगी, राइट। बिफोर नंबर, जब वायु अपने वातावरण से, जब वायु अपने वातावरण से उष्मा का आदान प्रदान नहीं करती है, उष्मा का आदान प्रदान नहीं करती है, किंतु फैलकर तथा सिकुड़कर क्रमशः ठंडी और गर्म होती है, फैलकर और सिकुड़कर क्रमशः ठंडी और गर्म होती है, तब यह प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है, तब यह प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। एडियाबैटिक बात कर बोले अंग्रेजों एडियाबैटिक लेकिन रिक्शा वाले चल रहा वो तो दाएं हो गया, तो बोले दाएं बोले थे, अच्छा राइट बोले थे क्या? तो यहाँ पर बड़ी दिक्कत हो रही है, सब अंग्रेजी समझ रहे हैं आजकल। रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। यह प्रक्रम वायु के आरोहण अथवा अवरोहण, यह प्रक्रम वायु के आरोहण अथवा अवरोहण, आरोहण मतलब असेंडिंग और अवरोहण मतलब डिसेंडिंग, आरोहण और अवरोहण के दौरान कार्य करता है, जब वायु का आरोहण होता है तब वायु फैलकर ठंडी होती है, तथा वायु के आरोहण क्षेत्र में सतह पर, वायु के आरोहण क्षेत्र में सतह पर वायु दाब उत्पन्न हो जाता है, जब वायु का अवरोहण होता है, अवरोहण या अवतरण सब्सिडेंस, जब वायु का अवरोहण होता है तब वायु संकुचित होकर, कंप्रेस होकर, सिंक होकर, तब वायु संकुचित होकर गर्म हो जाती है तथा अवरोहण क्षेत्र में भूपृष्ठ पर वायु दाब में वृद्धि होती है। अभी ऐसा ना, ये पूछना चक्कर क्यों लगा रहे हैं, बाद में बताएं, चक्कर लगाना जरूरी नहीं। एलपी मतलब लो प्रेशर, एचपी मतलब हाई प्रेशर। क्या छूट गया? रिसर्च टाइप का कर रहे हो, अभी बताते हैं। प्रसाद किस तरह होता है ना, जैसे घर में बैठे हो, सामने पापा बैठे तो तुम्हारा क्या होगा, संकुचन, पिता नहीं हो जाए, क्या हो गया, उनके द्वारा डाला गया था, अभी ना अभी देखते हैं उसको, यही ध्यान रखना। ये लो प्रेशर, हाई प्रेशर, उसके नीचे पकड़ लीजिए बस। इस प्रकार इस स्थिति में वायु दाब और वायु के तापमान में सीधा संबंध होता है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। अब देखो क्या होता है कि ऊंचाई उठने पर यह फैलती क्यों है। ये पॉइंट ए है और यहां पर इसके ऊपर वायुमंडल है, सुनो ये पॉइंट ए है और इसके ऊपर वायुमंडल है। अब अगर ये हवा ऊपर उठेगी, मान लो ऐसे हवा है, ये हवा है, ये ऊपर उठ रही है, तो अब जैसे ऊपर उठेगी तो जो एयर की लेयर्स थी इसके ऊपर क्या होती जाएगी, कम होगी ना, इसके ऊपर प्रेशर कम होता जाएगा, प्रेशर कम होता जाएगा तो फैलती जाएगी और ऊपर उठ गई और टल गई और ऊपर उठ गई और टल गई, राइट। तो यहां पर जो ऊपर से प्रेशर पड़ रहा था वो कम होता जाता है, क्योंकि हवा क्या है, ऊपर उठ रही है, राइट। तो जैसे ऊपर उठेगी तो जो वायु की परतें सघन थी वो कम से कम पहुंच रही है, विरल वायु की परतें, कम वायु की परतें, और जब कम वायु की परतें दबाव कम हो गया, ऐसा क्या फैलना प्रारंभ हो गया। और यही अगर वापस आएगी ठंडी हवा वापस आएगी, अब ऊपर से प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ा, तो अब ये क्या होती जाएगी, सिकुड़ती चली जाएगी। तो ऊपर उठने पर इसके ऊपर वायुमंडल द्वारा डाला गया दाब क्या होता है, कम होता जाता है। तो जब दबाव कम होता है तो वो फैलती है, एक्सपैंड करती है, और जब दबाव ज्यादा होता है तो क्या होती है, संकुचित होती है। ठीक है, पक्का वाला, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर तापमान का प्रभाव, वायु दाब पर तापमान का प्रभाव। लेकिन अगर ऐसे देखें, अब यहाँ बताइए दोनों प्रक्रम एक साथ चलते हैं, डायनामिक होता है तो हवा उठने लगती है, फिर एडियाबैटिक होता है हवा उठ के ठंडी होती है, फिर नीचे उतरने लगती है, फिर डायनामिक दोहराया जाता है, और इस प्रकार पूरे सतह से लेकर वायुमंडल में क्या है, एयर सर्कुलेशन चलता रहता है। अब एक बात सोचो, अगर मान लो यहाँ पर यह हवा ऊपर उठ रही है, हवा ऊपर उठ के क्या हो रही है, ठंडी हो रही है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान दो, जैसे अगर हवा यहाँ से उठी और ऊपर उठ के ठंडी हो रही है और ये छत पे पहुंच गई, राइट। अब ये छत इसके लिए अवरोध का कार्य करे, रुकावट का कार्य करे, तो हवा ऊपर जाकर छत से टकरा के क्या होगी, राइट। अब देखो ये
तो सामान्यतः पर्याप्त ठंडी हो चुकी होती है। और इसके ऊपर हमको पता है ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो मतलब ऊपर की हवा गर्म है और नीचे की हवा क्या है, ठंडी है। तो अब नीचे की ठंडी हवा जो ऊपर की तुलना में ठंडी है, यह ऊपर नहीं जा पाएगी। अब छोर सीमा इसके लिए एक अवरोध क्या करेगी, कार्य करेगी, एक बाउंड्री बना देगी, राइट। अब यह हवा यहीं से टकरा के क्या होगी, फैलेगी, यहीं से टकरा के हवा यह फैलेगी। और जब फैलेगी तो यह और ठंडी होती जाएगी, और जहां पर्याप्त ठंडी होगी वहां से क्या होगी, नीचे उतरना प्रारंभ कर देगी। अगर मान के चलें कि नीचे आके सतह पे बैठ गई, ठीक है। तो जहां से हवा ऊपर उठी है वहां क्या होगा, लो प्रेशर, और जहां हवा नीचे आई है वो क्या होगा, हाई प्रेशर एंड हाई प्रेशर। ये बात समझ में? तो जहां से हवा ऊपर उठी, लो प्रेशर, ऊपर उठ के ठंडी हुई, छोर सीमा तक पहुंचकर उसके ऊपर की वायु जो कि समताप मंडल में गर्म होती है, यह वायु भारी हो चुकी होती है कि उसे क्रॉस नहीं कर सकती, और ये हवा जाकर छोर सीमा से टकरा रही है, ऐसे समझो। तो यहां से क्या हो रही है, फैल रही है, फैलकर यह और ठंडी हो रही है, और जहां पर्याप्त भारी हो जाती है वहां पर बड़ी मात्रा में हवा क्या है, उतरना प्रारंभ कर देती है। थोड़ा बहुत तो यहां भी उतरेगी, लेकिन सबसे ज्यादा जहां उतरती है वो एरिया में यहां पर शो कर रहा है। तो यहां पर उतरेगी तो यहां हाई प्रेशर। अब याद रखना एक बात, नीचे की हवाओं की तुलना नीचे की हवाओं से करनी है, और ऊपर की हवाओं की तुलना ऊपर की हवाओं से करनी है। नीचे ऊपर की तुलना नहीं करनी, राइट। हमें तुलना कर सकते हैं कि अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार में कौन अच्छा एक्टर है, हमें तुलना कर सकते हैं कि अमिताभ बच्चन और राजपाल यादव में कौन अच्छा एक्टर है, नहीं कर सकते ना, क्योंकि दोनों का जोड़ दोनों क्या है, डिफरेंट है ना, हम तुलना नहीं कर सकते, राइट। तो उसी तरह जब हम वायु दाब की तुलना करेंगे तो नीचे का नीचे और ऊपर का ऊपर, ये बात आपको ध्यान रखनी है, लेवल का ध्यान रखना है यहाँ पर। पहले ये बात समझ में आएगी, राइट, हाई प्रेशर लो प्रेशर। अब कुछ सोचो, जब ये लो प्रेशर हवा ऊपर जा रही होगी, जैसे हवा ऊपर जाए तो सतह ये छत पे क्या करेगी, प्रेशर बढ़ाएगी ना, छत पे प्रेशर बढ़ाएगी। तो ये अगर नीचे लो प्रेशर है तो ऊपर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, ऊपर हाई प्रेशर जनरेट होगा। और जब ये हवा फैल के नीचे उतरेगी तो यहाँ क्या होगा, लो प्रेशर, यहाँ क्या होगा, लो प्रेशर, राइट। अब आप देख रहे हो जो स्थितियां नीचे बन रही है, ठीक उसकी उल्टी स्थिति क्या है, ऊपर निर्मित हो रही है। ओके, इतनी बातें समझ में। अब अगली बात समझना, जहां पे लो प्रेशर होता है वह क्षेत्र वैक्यूम की तरह काम करता है, मतलब वह क्षेत्र वहां हवा की कमी होती है, तो वह क्षेत्र हर तरफ से हवा को क्या करता है, खींचने की कोशिश करता है। और जहां पर हाई प्रेशर होता है वहां हवा की मात्रा ज्यादा होती है तो वह फैलता है। तो हाई प्रेशर जोन में जो एयर होती है अपसरित होती है, चारों तरफ जाने की कोशिश करेगी, और लो प्रेशर क्षेत्र में हर तरफ से हवा अभिसरित होगी, आने की कोशिश करेगी। तो ये हाई प्रेशर है तो यहां से हवा इधर भी जा सकती है, चारों तरफ जा सकती है। हमने एक तरफ खाली रखा, हमने यहीं पर, तो हवा हाई प्रेशर से क्या है, लो प्रेशर क्यों आती है। अब ये मत कहना कि सर यहाँ वाली यहाँ क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वहां हाई हमने कहा इसलिए पहले क्या दिया है, लेवल लगा करो, है ना। क्योंकि यहाँ पर दूसरा भी कारण, ये लगातार हवा ऊपर क्या कर रही है, पता नहीं कभी हवा नीचे नहीं आती, कुछ हवा नीचे उतरती है, लेकिन ये वाली हवा इसे क्या करती है, ऊपर चढ़। तो यहाँ पर आप ध्यान रखोगे कि हम लेवल में बात कर रहे होंगे, निचली परतों पे निचली परतों की बात, ऊपरी परतों पे ऊपरी परतों की बात, और इनडायरेक्ट में देखोगे ये वाली आई अल्टीमेटली यहीं पहुंच रही है, राइट। चक्कर लगा इनडायरेक्ट में आएगी नहीं, राइट, क्योंकि प्रोसेस का ये फॉलो करेगी। प्रकृति के नियम प्रकृति नहीं तोड़ती है, हम इंसान तोड़ते हैं, राइट। नेचर ये पूरा चक्र पूरा करेगी, क्योंकि इसे हीट का ट्रांसफर करना। देखो नीचे से ऊपर हीट, ऊपर ऊपर हीट, फिर ऊपर से नीचे हीट, और जब इस प्रकार का चक्र बनता है तो इस चक्र को, बंद चक्र को कोशिका कहा जाता है, वायु कोशिका, सेल, एयर सेल, एयर सेल। और ये ऊपर उठ रही है, नीचे आ रही है, ये वायु धारा या वायु तरंग है, वायु धारा या वायु तरंग है। और जो ये क्षैतिज चल रही है, ये पवनें जो सतह पे चल रही है उन्हें हम पाया पवन कहते हैं, और जो सतह पे चल रही है उसकी ठीक उल्टी डायरेक्शन कहां है, ऊपर है, तो उन्हें हम प्रतिपवन, एंटी विंड कहते हैं, एंटी विंड। इसका ठीक ऊपर प्रतिरूप शो करने के लिए जो नीचे प्रतिरूप है उसका ठीक उल्टा प्रतिरूप क्या है, हमें ऊपर प्राप्त हो रहा होता है, राइट। तो इस प्रक्रिया में देख रहे हो, जब सतह पर है तो डायabैटिक प्रोसेस, जब आरोहण और अवरोहण हो रहा है तो एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर ये हवा यहां भी उठती है तो यहां भी डायabैटिक ही है। जब तक आरोहण या अवरोहण न हो, हर जगह कौन सा प्रोसेस काम करेगा, डायabैटिक प्रोसेस। जहां आरोहण अवरोहण हो गया वहां पर एडियाबैटिक प्रोसेस काम करेगा। और हम ये देख रहे हैं यहां पर एक हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, इसी तरह क्या मिलेगा, लो प्रेशर, क्योंकि वहां की हवा ऐसे ऐसे करके आएगी, जिसका मतलब है हम कहीं चले तो हाई प्रेशर, लो प्रेशर, मान लो हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, और इनके बीच में भी एक कोई प्रेशर मिलेगा, और उस प्रेशर को हम कहते हैं कोल। दो उच्च वायु दाब और दो निम्न वायु दाब के मध्य के वायु दाब के क्षेत्र को, वायु दाब के क्षेत्र को कोल कहा जाता है, जो यहाँ 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 इनके मध्य एक विशेष प्रकार का एयर प्रेशर जोन प्राप्त होता है, और उसे कोल कहा जाता है। कोल हिम्मत द्वारा निर्मित एक गोलाकृति भी होती है, दरा टाइप का, लेकिन ये कोल यहाँ पर है। जब भी कहीं कोल आए तो आप समझ लोगे दो हाई प्रेशर, लोकेशन यही होगी, हाई होगी, दो हाई प्रेशर और दो लो प्रेशर के बीच एक वायु दाब का जो क्षेत्र प्राप्त होता है उसे कोल कहते हैं। अब क्वेश्चन हो सकता है सर ये हाई होगा कि लो होगा, तुलना पे डिपेंड करेगा, राइट। हो सकता है यहाँ पर मान लो 1000 MB, यहाँ पर 800 MB, यहाँ पर 1000 MB, हमें मान के चलना है, यहाँ पर मान लो 800 MB, लेकर जो अगेन, तो यहाँ पर लगभग होगा दोनों के बीच का प्रेशर क्रिएट होगा 900 MB। इससे तुलना करोगे तो हाई प्रेशर हो जाएगा, इससे तुलना करोगे तो लो प्रेशर हो जाएगा। तो कई बार यहाँ वायु दाब के क्षेत्रों में मध्य में एक वायु दाब क्षेत्र क्रिएट होता है, उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कोल। ये केवल इसलिए बताया कि पीटी में काम आएगा। अगर पीटी में कभी आपसे पूछ ले तो ये वाला एक स्टेटमेंट आप ध्यान रखिएगा, मेट्रोलॉजी में एक इस तरह का एरिया आता है, राइट। तो ये आप ध्यान रखना। अभी वायु दाब वाले में उतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्या हुआ, हवा रुकी हुई है, गतिशील है, इस चीज का संबंध, हाँ ना। अब कोई बात याद रखना, अब ये कहीं मत कहना कि जब हवा उठती है तो तापमान कम होता है तो फैलती है, नहीं, वो फैलती है इसलिए तापमान कम होता है। प्रोसेस उल्टा मारो, वहां पर तापमान ज्यादा किया था तो वो फैली थी, और यहाँ फैल रही है तो तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दोनों का तरीका अलग है, कारक और प्रभाव क्या है, अलग है। एक को तापमान दिया, अब देखो बात समझो, डायabैटिक में स्टेटमेंट नहीं तो हो जाएगा, डायabैटिक में तापमान दिया तो फैला, एडियाबैटिक में हमने कुछ नहीं किया, जब वो फैली तो उसका तापमान कम,
यहां पे क्या है, हीट का ट्रांसफर है। जब भी हीट का ट्रांसफर होगा हीट दोगे तो हवा फैलेगी, लेकिन जब हीट का ट्रांसफर नहीं होगा तो हवा फैलेगी तब तापमान कम होगा। अंदर समझ क्या बोला मैं, पक्का ना? क्योंकि कुछ समझ नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ तो नहीं है। याद रखना डायग्रामेटिक एडियाबैटिक दोनों अलग तरीके के प्रोसेस हैं। एक में हीट का ट्रांसफर अलाउड है और एक में अलाउड नहीं है। एक में तापमान दे रहे हैं तो फैल रही है, और दूसरे में ये कह रहे हैं जब ये फैल रही है तो ठंडी हो रही है। जब खिचड़ी खाते हो, खीर खाते हो, कुछ खाते हो या चाय पीना हो तो आपको जल्दी पीना तो प्लेट में फैलाते हो कि पटनी लाते हो टेस्ट ट्यूब, छोटी टेस्ट ट्यूब में डाल के ठंडी कर, ऐसा नहीं होगा ना, फैलना ही पड़ेगा, है ना? लेकिन एग्जाम्पल सही नहीं है, कभी दोस्त नहीं है। एक के संदर्भ में दोस्त, ठीक है? हमने लिखो नंबर 3, जल वाष्प एक हल्की गैस है। नंबर 3 जल वाष्प होगा ना, जल वाष्प का प्रभाव देखो। जल वाष्प एक हल्की गैस है। नहीं बेटा एरोप्लेन, सर एरोप्लेन इसी प्रक्रिया से रुकता है नहीं, एरोप्लेन थोड़ा एरोडायनेमिक सिस्टम होता है, तो कितनी बात करेंगे, है ना? कितने एरोप्लेन उड़ाया जाएगा बराबर। एरोप्लेन कहीं भी थोड़ा चलेगा तो देखो उसके पंखे विंग्स होते हैं, उसमें एक हिस्सा ऊपर उठता है और बैठता है, राइट? तो वो प्रोसेस होता है, एरोडायनेमिक सिस्टम आता है। वर्णन थोड़ा पढ़ो, है ना? और थोड़ा देखिए प्रभाव, इन दो के सारे उसी व्याख्या होती है। तो कितने उड़ाएंगे तसल्ली में, है ना? नंबर लिखो, जल वाष्प एक हल्की गैस होती है। अच्छा एक बात सुन लो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो शब्द याद रखो, शुष्क गैस का मतलब क्या होता है? सूखी गैस ना, ड्राई एयर, ड्राई एयर वायु कर दो, शुष्क गैस नहीं करो, वायु कर दो, सॉरी शुष्क वायु। शुष्क वायु का मतलब जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन ये सब हो, लेकिन क्या हो, जल वाष्प ना। अब शुष्क वायु देखो ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है, राइट? अगर आप पोल पे जाओगे, ध्रुव पे जाओगे तो यहाँ पर वाष्पन की क्रिया हो नहीं रही है, वाष्पीकरण की क्रिया हो नहीं रही है, राइट? तो फिर यहाँ पर आपको कहीं से भी वाटर वेपर हवा में मिलेगी नहीं। पानी होने से दिक्कत नहीं है, बर्फ होने से कोई मतलब नहीं है, जब तक यह वाटर वेपर में कन्वर्ट ना हो। और याद रखो वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं, दो तरीके ध्यान रखना। एक है वाष्पन, वेपराइजेशन, और एक है वाष्पीकरण, एवेपोरेशन। नेचर में क्या होता है, एवेपोरेशन। प्रयोगशाला में क्या होता है, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन दो तरह है, ध्यान रखना, वाष्पन और वाष्पीकरण। नेचर में वाष्पीकरण होता है, हमें प्राय लगता है जब हम पानी को उबालेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा, उसके बाद वाष्पन की क्रिया होगी, नॉर्मल हम ये सोचते हैं, राइट? अगर ऐसा होता नेचर में कितना अच्छा होता, जो मछली खाते हैं तो मछली उबली मिलती, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि पानी 100 डिग्री पे क्या कर रहा होता, उबला। लेकिन कभी पानी को उबलते देखा है नॉर्मल नहीं ना, चाहे जितनी गर्मी हो चाहे जितनी सर्दी हो, जलीय तंत्र से वाष्पीकरण होता है। हाँ मात्रा क्या है, बहुत कम ज्यादा हो जाती है, इसलिए तो बचाता है। नेचर में क्या होता है, देखो वाष्पन की क्रिया में हमने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पर जल है, जल के अणु है, ये गर्म किए जाते हैं, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जब इनको एक्स्ट्रा हीट मिल जाती है जिसको लेकर ये बाहर चले जाए गुप्त ऊष्मा, तो यह प्रक्रिया वाष्पन। वाष्पन की क्रिया में हम मानते हैं कि जल कितने पे उबलना चाहिए, 100 डिग्री पर, तब हम वाष्पन की क्रिया की बात करते हैं प्रयोगशाला में। नेचर में क्या होता है, जैसे मानो अगर यहाँ पर हम बैठे हैं और हमसे मान लो जल के अणु है ना, तो जल के अणु है, हमको वाष्पित करना है। वाष्पित करना का मतलब गेट के बाहर निकाल, ये बर्तन है, हम सब गेट के बाहर। यहाँ इतनी गर्मी कर दो कि हर एक अणु धीरे धीरे क्या कैसे बचा तापमान हमने बढ़ा दिया, राइट? और तापमान बढ़ने पर हर एक अणु निकल गया, सबसे बाहर निकला तो तरीका तो पाना पड़ेगा। तो मतलब हम सब बाहर निकल गए। पहला तरीका क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज और 100 डिग्री पर बॉयल। दूसरा तरीका क्या है, इतने लोग बैठे हैं उसके दूसरे लोग वहां से एंट्री कर दिए और उनसे कहा निकलोगे नहीं बाहर। अब दूसरे लोग क्या करेंगे, प्रेशर आएंगे, जैसा कई बार मेट्रो में होता, आपको जहां नहीं उतरना होता आप पहुंच गए, तो जिस मेट्रो में बैठना होता आप बैठ चुके होते, क्योंकि बाहर से वेग से इतना धक्का आता है कि काम पूरा हो जाता है ना। अब यहाँ पे एक बात समझो, नेचर में क्या होता है, नेचर में होता यह है कि जो यह जल है यह सूर्य तक प्राप्त करता है, और यहाँ पर जल के अणुओं की गति ऊर्जा क्या है, बढ़ती है, और हर एक अणु दूसरे अणु को क्या करता है, टक्कर मारता रहता है। और इस टक्कर मारने की क्रिया में जिस एक अणु को इतनी ऊर्जा मिल गई कि वह बाकी सभी बंधनों को तोड़कर जलवाष्प में बदल जाए, तो वह जल से किसमें चला गया, जलवाष्प। यहाँ हमने हीट तो बढ़ाई लेकिन 100 पे बॉयल नहीं किया। यहाँ अणुओं को इतनी गति ऊर्जा प्राप्त हो जाती है पहले सूर्य तक फिर आपसी टक्कर से कि अल्टीमेटली अणु धीरे धीरे क्या है, वाष्पित होना प्रारंभ हो जाते हैं। 100 डिग्री पे जो उबालते हो उसमें आप बहुत जल्दी पानी खाली कर दोगे, सब वाष्पित हो जाएगा। नेचर में यह प्रक्रिया मंद गति से होती है तो पानी खाली नहीं होता, बना रहता है। दूसरी तरफ वाष्पन भी होता रहता है। इतिहास पढ़ो तो चाणक्य ने कहा था कि एक सफल राजा को चाहिए वह अपनी जनता से इस प्रकार, जनता नहीं प्रजा, वह अपनी प्रजा से इस प्रकार टैक्स ले जैसे सूर्य जल तंत्रों से पानी ले लेता है, और फिर वैसे ही बरस जाए जैसे बादल वापस जल तंत्रों पे बरस जाता है। तो मिला के जीएसटी लगा है। तो यहाँ पे समझो कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया में जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता नहीं है, बल्कि सूर्य तक को अवशोषित कर जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, और जिस अणु को इतनी गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाए कि वह जलीय सतह को छोड़ दे वह जलवाष्प में क्या है, परिवर्तित हो जाता है। तो नेचर में जलीय तंत्रों से कौन सी क्रिया होती है, वाष्पीकरण। यह वाष्पीकरण कहलाता है। जब बिना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबले ही गतिज ऊर्जा के कारण जलवाष्प का निर्माण हो जाए, वो क्रिया क्या है, वाष्पीकरण। तो एक चीज होती है वाष्पीकरण। दूसरी चीज होती है यहाँ पर पेड़ पौधों से, पेड़ पौधों से जलवाष्प का क्या होता है, निष्कासन होता है। उसको हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन अंग्रेजी में कहते हैं उसे ट्रांसपीरेशन। ये बात क्लियर है ना, ट्रांसपीरेशन। थोड़ी बहुत जलवाष्प हम लोग सांस वगैरह निकाल देते हैं तो काउंट नहीं होती, राइट? तो वाष्पीकरण प्लस ट्रांसपीरेशन, एवेपोरेशन प्लस ट्रांसपीरेशन, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो तो दो चीजें हो जाती हैं जोड़ के, एवेपो ट्रांसपीरेशन। इसको कहा जाता है ईटी, इवेपो ट्रांसपीरेशन। अर्थात वायुमंडल में जो जलवाष्प प्रवेश करती है वह दो क्रियाओं से प्रवेश करती है, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन, जिसे संयुक्त रूप में इवेपो ट्रांसपीरेशन या वाष्पन वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। लेकिन प्रक्रिया ये वाली होगी, आप ध्यान रखें, राइट? तो पहली हो जाएगी शुष्क वायु। शुष्क वायु का मतलब जिसमें जलवाष्प नहीं है, और जब शुष्क वायु में जलवाष्प प्रवेश कर जाए तब ऐसी वायु को क्या कहते हैं, आर्द्र वायु, ह्यूमिड एयर। जलवाष्प क्या है, पानी की बूंद नहीं कह रहा, जलवाष्प का प्रवेश हो जाए तो हम इसे आर्द्र वायु, जलवाष्प कहीं नमी भी लिख देते हैं, नमी, नमी का भी आप मतलब यही समझेंगे, राइट? तो यहाँ पर शुष्क वायु प्लस जलवाष्प इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, आर्द्र वायु, ठीक है ना? तो हम यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं
कि वायुदाब और वायुदाब पर जलवाष्प का क्या प्रभाव पड़ता है। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो जलवाष्प है वो एक हल्की गैस है, और जब जलवाष्प ये शुष्क वायु है और ये समान तल पे हो, यही समान तल मतलब समान वायुदाब प्रणाली होगी, इसी लेवल पर होना चाहिए। तो जब शुष्क वायु में जलवाष्प एंट्री करती है तो हल्की होती है, तो वह शुष्क वायु का आयतन क्या करती है, बढ़ा देती है, उसको फैला देती है। जब फैला देती है तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है तो डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है तो भारी कम होती है, फैल गई तो क्षेत्रफल भी कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसका वायुदाब क्या होगा, आर्द्र वायु का वायुदाब कम होता है। मैंने पहले भी कहीं बताया था, फिर से सुनो कि ये ना गीली वायु सूखी वायु, जब मैं आर्द्र वायु कह रहा हूं तो आपने गीली हवा आ रही क्या ना, गीली हवा नहीं आनी चाहिए। आर्द्र वायु का मतलब है समझ लो गर्म हवा आनी चाहिए, क्योंकि वो तो लेके जाएगी ना, राइट। तो जल वाष्प जा रहा है, पानी नहीं जा रहा है, क्या जा रहा है, वाटर वेपर जल वाष्प भाप जा रही है, ठीक है। हमने आपको पहले भी कहा होगा, कहीं कहीं आई होगी बात। मान लो आप हैप्पी बर्थडे और आप गुब्बारा लेके आए हो, है ना, अभी गुब्बारे में हवा नहीं भरी है और गुब्बारे को उठा के गिराओ और एक मोबाइल में टाइम देखते रहो, आपने गुब्बारा गिराया, अभी इसमें हवा नहीं भरी है तो वो गिर गया, उसका टाइम कर लिया, फिर आप उसमें हवा भर दी, राइट। अब आप हवा भर दी, गुब्बारा गिराओ, फिर टाइम चेक करो, अब गुब्बारा जल्दी गिरेगा कि देर से गिरेगा, देर से गिरेगा, जबकि आप उसके अंदर हवा भर दी है ना, हवा भरने के बावजूद जबकि आप उसको दे दिया द्रव्यमान हो, लेकिन जितना द्रव्यमान दिया है उससे ज्यादा क्या बढ़ा दिया है, आयतन, राइट। वो हल्का हो गया है, वो क्या हो गया है, हल्का हो गया है। हमने आपसे कहा था कि हल्की चीज जब किसी में जाएगी तो उसका क्या करेगी, विस्तार करेगी। मुर्गा जानते हो ना, उसके कितने चावल लेगा और जितने में चावल ले गए थे उसका मुर्गा बना के उतने लेके आओ, नहीं आएगा ना, राइट। फैलेगा, फैलेगा, चावल को पानी में डाल दो डूब जाएगा, अब मुर्गे बढ़ाओ नहीं डूबेगा, क्यों, फैल गया, हल्का है, हल्का है। तो यहां पर भी बात अच्छे से ध्यान रखो, समान तल पर, अभी अच्छे से ध्यान रखो, समान तल पर जब किसी शुष्क वायु, समान सीधे से सेम ऊंचाई पर नहीं बात होगी, जब किसी शुष्क वायु में आर्द्रता मतलब जलवाष्प प्रवेश करती है तब वायु आर्द्र हो जाती है, और आर्द्र वायु का आयतन शुष्क वायु की तुलना में ज्यादा हो जाता है, आयतन ज्यादा हो जाता है तो घनत्व कम हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है, इसके द्वारा सतह पर डाला गया उत्ताप भी क्या है, कम हो जाता है। इसलिए शुष्क वायु की तुलना में उसी समान तल पर आर्द्र वायु द्वारा डाला गया वायुदाब क्या है, कम होता है, आर्द्र वायु द्वारा डाला गया वायुदाब कम होता है। नहीं समझ हो गया, होना पड़ेगा, सही है ये, राइट। यहां पर पहले अच्छे से समझेगा। अब एक बात देखो, शुष्क वायु, अच्छा देखो वायु होती है तो वायु का वायुदाब है, अगर वायु ना हो केवल जलवाष्प हो तो वाष्प का भी बाहर होगा, अगर कहीं पर केवल जलवाष्प है तो वो सतह पर क्या डालेगी, सुना है ना, सुना नहीं, वाष्प ना, वेपर प्रेशर, वेपर का उसका एक प्रेशर होगा, राइट। तो शुष्क वायु में केवल क्या होगा, वायुदाब, इसमें क्या होगा, केवल वायुदाब, एयर प्रेशर, अब ये समझो। और आर्द्र वायु में क्या होगा, आर्द्र वायु में वायुदाब प्लस वाष्पदाब। पीछे के मित्रों ध्यान देना, है ना। तो यहां पर याद रखो, जैसे शुष्क एयर, ड्राई एयर है तो उसमें केवल वायु है, उसका केवल वायुदाब है, गैसों का दाब है। लेकिन अगर उसमें वाटर वेपर एंट्री करा दी, आर्द्र वायु हो गई, तब वायुदाब प्लस वाष्पदाब, कितना समझे। अब हम ये देख रहे हैं कि वाटर वेपर जाते ही वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब समझो, अगर हम लगातार वाटर वेपर देते जाएं और वाटर वेपर और वाटर वेपर और वाटर वेपर, तो वायुदाब क्या होगा। अगर मान लो शुष्क वायु थी, हमने इसे ह्यूमिडिटी दे दी तो इसका आयतन क्या हो गया, बढ़ गया, हमने इसको और दे दिया और बढ़ गया। जब आयतन बढ़ेगा तो वायुदाब क्या होगा, वायुदाब कम होता जाएगा, वायुदाब कम होता जाएगा। याद रखो, जब वाटर वेपर एंट्री करेगी तो एयर यहां अभी हम फैला रहे हैं, इतना समझना है। तो जब वाटर वेपर एंट्री करती है तो शुष्क वायु आर्द्र होती है और हल्की हो जाती है, और इस प्रकार जितना वाटर वेपर देंगे तो वायु और फैलती जाएगी और हल्की होती जाएगी, और जब वायु हल्की होती जाएगी तो इसके द्वारा डाला गया वायुदाब क्या होगा, कम होता जाएगा, राइट। इतना समझना। अब एक बात यहां से देखो, आर्द्र वायु में टोटल जब हम देखते हैं तो वायुदाब कम होता जाता है, लेकिन क्या होता जाता है, वाष्पदाब, और हम वाष्प देंगे तो और वाष्पदाब बढ़ेगा, लेकिन वायुदाब क्या होगा, और कम होता जाएगा। इसका मतलब यहां से संबंध निकाल सकते हैं कि अगर किसी वायु में वाष्पदाब बढ़ता है तो वायु दाब में कमी आती है, वायुदाब में क्या होगी, कमी। इसीलिए जब किसी वायु में वेपर जाती है, जलवाष्प जाती है तो वायु हल्की होकर क्या है, अगर जलवाष्प पाकर हवा भारी हो जाती तो ऊपर में जाती, और ऊपर में जाती तो फिर बादल कैसे बनते, और बादल में बनते तो बरसात कैसे होगी, हैंगार ऊपर जाती। बात समझ रहे हैं। विषुवत रेखीय क्षेत्र में हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, क्यों उठती है, तीन कारण, एक तो औसत तापमान, दूसरा अपकेंद्रीय बल, और तीसरा वाटर वेपर जलवाष्प की उपस्थिति। तो जिस किसी वायु में जलवाष्प ज्यादा होगी वह उसी तल पर शुष्क वायु की तुलना में क्या है, हल्की हो जाएगी। और दूसरा संबंध ये निकलता है कि अगर जलवाष्प की एंट्री होगी तो वायुदाब में तो कमी आएगी, लेकिन वाष्पदाब में क्या होगी, वृद्धि होगी। अर्थात वायुदाब और वाष्पदाब में उल्टा संबंध होता है। तो ये बताओ वर्षा कहां होगी, जहां हाई प्रेशर होगा या लो प्रेशर होगा, जहां हाई प्रेशर होगा कि लो प्रेशर। फिर सुनो यहां पर, अगर किसी हवा में वाटर वेपर एंट्री करती है तो वो हल्की हो जाती है, वायुदाब कम हो जाता है। जितनी जलवाष्प जाएगी वायुदाब उतना कम होता जाएगा और वाष्पदाब बढ़ता जाएगा। जितना वाष्पदाब बढ़ेगा उतना वायुदाब कम होगा। बताओ वर्षा का संबंध वाष्प से है कि नहीं, जितना वाष्प होगा उतनी वर्षा होगी। अगर हम कह रहे हैं वाष्पदाब बढ़ रहा है और वायुदाब कम हो रहा है, तो अगर किसी जगह पर वर्षा करानी है तो वायुदाब कम होना चाहिए कि ज्यादा, कम, वायुदाब कम, और क्या ज्यादा होना चाहिए, वाष्पदाब। और जितना वाष्प होगा वायु उतनी क्या होगी, हल्की होती चली जाएगी। वायु के भारी होने का मतलब है उसमें वाष्प नहीं है, ड्राई हो रही है, और ड्राई हो रही है तो वर्षा कैसे कराओगे। और अगर वाटर में जा रही है तो हल्की होकर ऊपर उठेगी, और हल्की होकर ऊपर उठेगी तो एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए कहीं भी अगर वर्षा होनी है तो आप हमेशा याद रखिए वहां पर एयर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और जहां हाई एयर प्रेशर हुआ वहां पर वर्षा की संभावना नहीं होगी।
फैक्टर और भी होंगे, लेकिन वाटर वेपर से इसका ये संबंध है। वो मेरा नहीं समझ आया, आ गया ना? इसको एक दो बार लॉजिकली सोचोगे तो फॉर्म में आएगा। सिंपल सी बात है कि किसी स्थान पर उतनी ही वर्षा होगी जितनी वहां के वायु में जलवाष्प होगी, जितनी जलवाष्प होगी। अगर आपने एक बाल्टी पानी में एक टॉवल को भिगो लिया, अब क्या टॉवल को निचोड़ के 2 बाल्टी पानी लोगे क्या? कितना लोगे? मैक्सिमम 1 बाल्टी या उससे कम। इसी तरह किसी जगह पर कितनी वर्षा होगी जहां उस जगह की वायु में जितना वाटर वेपर होगा, राइट? अब अगर वाटर वेपर ड्राई एयर में एंट्री करेगी तो हल्की वेपर क्या होगी? ओपन रहेगी। और जितना वाटर वेपर होगा उतना ज्यादा एयर प्रेशर क्या होगा? हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर अगर कहीं एयर प्रेशर कम है और वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो वहां वर्षा के चांस क्या है? सबसे ज्यादा है। इसलिए हमेशा आगे हम देखेंगे जिस सतह पर एयर प्रेशर कम होगा वहीं पर वर्षा के क्या होंगे? चांस होंगे। और जहां एयर प्रेशर ज्यादा हो गया वहां पर फिर वर्षा के चांस नहीं होते। अब ये केवल 2 का संबंध है, वो संबंध है एयर एंड वाटर वेपर का। लिखो एक बात इसमें, आप पूछो इस प्रकार इस स्थिति में वर्षा और वाटर से आप पूछो, अब वर्षा के लिए वास्तव जरूरी है तो वास्तव आपको होगा ना? तो क्यों पूछो? वाल से अपने आप होगा बिना जलवाष्प के कैसे वर्षा करोगे? जैसे जब फैक्ट्री मारेगी वाल का मतलब क्या होगा? जला फिर वही वाष्प ठंडी होगी, ठंडी होकर बादल का निर्माण होगा, क्या होगा? वर्षा। लिखो इसमें कैसा लिखो? अब मुझे ना जलवाष्प के हल्की गैस है, उसमें लिखो जब यह शुष्क वायु में प्रवेश करती है, जब यह शुष्क वायु में प्रवेश करती है तब उसके आयतन में वृद्धि कर देती है, तब उसके आयतन में वृद्धि कर देती है, के आयतन में वृद्धि कर देती है तथा वायु के हल्के हो जाने के कारण, वायु के हल्के हो जाने के कारण, हल्का घनत्व के कारण समान तल मतलब जिस जगह पे ड्राई रखती है उसी पे समान तल पर वायु दाब में कमी आती है, समान तल पर वायु दाब में कमी आती है। अतः समान तल पर आर्द्र वायु का वायु दाब शुष्क वायु की तुलना में कम होता है। आर्द्र वायु का वायु दाब शुष्क वायु की तुलना में कम होता है। बस आपको जलवाष्प नहीं फैल गई, हल्की हो गई तो वायु दाब कम हो गया। बाकी वर्षा कराएंगे सभी करा लेंगे। दिसंबर की ठंड में सुबह 6 बजे नदियों का जल बड़ी मात्रा में वाष्पीकृत होता है, जबकि उस समय नदी पर्वों की गति तेज होती है और सूर्यास्त तभी प्राप्त नहीं हो रहा होता है। आपका आज्ञाकारी शिष्य विनोद। तो अब आप समझो, मान लो यहाँ पे ये पानी है और हमने पिछला पढ़ाया था उसको आपने यूज नहीं किया, क्योंकि इस समय जो नदी जल है सर्दियों में अपने हीट को क्या करता है? बचा लेता है। और बचा लेता है तो स्थल भाग की तुलना में क्या होता है? गर्म होता है। और स्थल भाग की तुलना में गर्म होता है तो कुछ ना कुछ यहाँ टेम्परेचर ज्यादा बना लेता है, राइट? और यहाँ कुछ टेम्परेचर तो कुछ ना कुछ तो वाटर वेपर होगी। यहाँ स्थल भाग ठंडा लेता है, यहाँ एयर प्रेशर ज्यादा होता है, तो यहाँ की ठंडी हवा क्या है? इस नदी के ऊपर से गुजरती है। और जब ये ठंडी हवा नदी के ऊपर से गुजरती है तो यहाँ की गर्म हवा इस ठंडी हवा क्या करती है? टच करती है। और जैसे ही टच करती है इस गर्म हवा में उपस्थित जलवाष्प जो थोड़ी बहुत है वो कंडेंस हो जाती है। वो क्या होती है? संघनित हो जाती है। ठंडे के संपर्क में जैसे संघनित हो जाती है यहाँ कोहरे जैसी संरचना क्या होता है? इसे वाष्पीय कोहरा कहा जाता है। और इसलिए हमको लगता है जैसे हमारे कप की चाय से धुआं निकल रहा है वैसे नदी के ऊपर से धुआं निकल रहा होता है। वो क्या है? वो कोहरे का एक रूप है जिसे वाष्पीय कोहरा कहा जाता है। उसे आगे देखेंगे। तो यहाँ जलवाष्प का समझ आ रहे तो आर्द्र वायु का वायु दाब कम और शुष्क वायु का वायु दाब ज्यादा होता है समान तल पर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। आप ये फॉलो कर लेना। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये अर्थ है दिख रहा है, राइट? अब हमको ये पता है कि विषुवरेखीय क्षेत्र में इसका गुणन ज्यादा, ध्रुवीय क्षेत्र की तरफ का, तो विषुवरेखीय क्षेत्र में अपकेंद्रीय बल ज्यादा होता है। और अपकेंद्रीय बल यहाँ पर ज्यादा होने के कारण यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में हवा बाहर की तरफ क्या है? फैलती है। और बाहर की तरफ फैल के हल्की हवा क्या है? उठती है। तापमान और वाटर वेपर के साथ अपकेंद्रीय बल के कारण भी हवा फैलकर क्या है? ऊपर उठती है। जब ये हवा फैलकर यहाँ पर जब ये पहुंच जाती है छोटी सीमा पर जब ये पहुंच जाती है तो यहाँ से हवा फैलती है। और जब ये फैलती है तो हमें पता है ध्रुवों की तरफ क्या है? ध्रुवों की तरफ अपकेंद्रीय बल है। अपकेंद्रीय बल तो पृथ्वी इस हवा को क्या करती है? नीचे उतारती है। तो जहां अपकेंद्रीय बल का प्रभाव हो जाता है वहां वायु दाब कम हो जाता है। और जहां अपकेंद्रीय बल कार्य करता है उसके सहारे उच्च वायु दाब की दशा क्या है? निर्मित होती है। इस प्रकार पृथ्वी का घूर्णन अपकेंद्रीय बल के अधीन निम्न वायु दाब और अपकेंद्रीय बल के अधीन उच्च वायु दाब की दशाओं को उच्च दशाओं का निर्माण करता है। ये बात क्लियर हुई? देखो इसमें देखिए पृथ्वी के घूर्णन के कारण विषुवरेखीय क्षेत्र में अपकेंद्रीय बल के अधीन वायु का प्रसार होता है। जो निम्न वायु दाब के अनुकूल दशाएं निर्मित करता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर अभिकेंद्रीय बल में वृद्धि होती है
इसके अंतर्गत वायु का अवतरण होता है, वायु का अवतरण होता है जो उच्च वायु दाब निर्मित करता है। वायु का अवतरण विश्व रेखा से ध्रुवों की ओर अभिकेंद्रीय लिखना, सेंट्रीपिटल अभिकेंद्रीय बल के मान में वृद्धि होती है जो वायु के अवतरण, अच्छा सॉरी, इसके अंतर्गत वायु का अवतरण होता है, अभिकेंद्रीय बल में वृद्धि होती है, इसके अंतर्गत वायु का अवतरण होता है जो उच्च वायु दाब निर्माण में सहायक होता है। जब हम एयर प्रेशर बेल्ट देखेंगे ना तो वहां देखेंगे कई जगह हाई टेम्परेचर के बावजूद हाई प्रेशर बन जाता है, तो इसका मतलब है वहां पर सतह का तापमान नहीं, कोई बहुत तेजी से हवा कर रहा है, उतार रहा है, तो यह अभिकेंद्रीय बल होता है। तो पृथ्वी का घूर्णन दोहरा काम कर सकता है। अब केंद्रीय बल वाला निम्न वायु दाब की दशा बना सकता है और अभिकेंद्रीय बल के अधीन कई स्थानों पर उच्च